हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो में। ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मानवा पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भयावह डार्क डेमोन्स ने असल दुनिया पर हमला कर दिया है, जिससे हर तरफ निराशा और असहनीय पीड़ा का माहौल छा गया है। आसमान से गिरती बारिश और बिजली के बीच एक विशालकाय दानव शहर में तबाही मचा रहा है, जिसके शरीर पर लाल आंखें और डरावनी आकृतियां बनी हुई हैं। वह इमारतों को तिनकों की तरह तोड़ रहा है। इस विनाश के बीच एक युवक अपने घुटनों के बल गिरा हुआ है। उसका शरीर खून से लथपथ है और वह अपनी छोटी बहन को बचाने की जद्दोजहद में उसे थामे हुए है। उसकी बहन की हालत नाजुक है। वह कराहते हुए कह रही है कि वह अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रही है। वह अपने माता पिता को पुकार पर वे नजर नहीं आ रहे। अपनी बहन की ये हालत और चारों तरफ मौत का तांडव देख युवक की आंखों में गहरी हताशा है। वह सोच रहा है कि क्या वह इस दूसरी दुनिया में बिना किसी वजह के मारा जाएगा। अचानक एक रहस्यमयी मोड़ आता है। उसे एक दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है, जहां भविष्य अनिश्चित है। वहां का माहौल लाल रोशनी और चमकती बिजली से भरा हुआ है और चारों ओर उसे मार डालो की गूंज सुनाई दे रही है। वह युवक अब एक बंदी की तरह जमीन पर बैठा है। उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उसके चेहरे पर असमंजस के भाव है। वह समझ नहीं पा रहा कि वह कहाँ है और उसके साथ यह सब कैसे हो रहा है। तभी उसके सामने चुनाव करने का एक अवसर आता है। क्या वह अपनी पसंद को फिर से चुनना चाहेगा? उसे अपनी आज़ादी पाने और मजबूत बनने का विकल्प मिलता है। उसके सामने एक आकर्षक बिल्ली जैसी कानों वाली युवती कैट गर्ल प्रकट होती है, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें और उत्तेजना के भाव हैं। वह उसे अपना मास्टर स्वीकार करने के लिए तैयार है। वह युवती अपनी वफादारी जताते हुए कहती है कि चूंकि मास्टर ने उसकी जान बचाई है, इसलिए अब उसका जीवन उन्हीं का है। वह पूरे समर्पण और एक गहरी भावुक चमक के साथ मास्टर के पीछे जीवन और मृत्यु तक चलने को तैयार है। वह सुंदर योद्धा के लिबास में सजी अपनी तलवार थामे खड़ी है और मास्टर से पूछती है कि क्या उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी दुनिया में पहुंचते ही एक अत्यंत भीषण और हिंसक युद्ध छिड़ गया है। चारों ओर तबाही का मंजर है और हवा में मेरे लिए मर जाओ की डरावनी गूंज सुनाई दे रही है। एक शक्तिशाली योद्धा अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक जोरदार मुक्का हवा में लहराता है, जिससे पैदा हुआ दबाव और ऊर्जा का प्रवाह पूरे वातावरण को हिलाकर रख देता है। उसका हमला इतना तेज और प्रभावशाली है कि आसपास की चीजें धुंधली पड़ने लगी हैं। इस घमासान के बीच एक खौफनाक दुश्मन सामने खड़ा है, डार्क डेमन गोब्लिन बॉस, जो लेवल 6 की शक्ति रखता है। यह राक्षस अपनी काली और विशाल परछाई के साथ किसी बवंडर की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसके शरीर से नुकीले सींग और डरावनी आकृतियां निकली हुई हैं। इसकी भयावह उपस्थिति ही किसी को भी थर्रा देने के लिए काफी है। युद्ध की इस अफरा-तफरी में वह बिल्ली के समान कानों वाली सुंदर योद्धा कैट गर्ल इस राक्षस के प्रचंड हमले की चपेट में आ जाती है। राक्षस के प्रहार से पैदा हुए जोरदार झटके के कारण वह हवा में उछल जाती है और बेबस होकर दूर जा गिरती है। उसके मुंह से दर्द भरी चीख उबाल निकल पड़ती है। गिरने के दौरान उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ देखी जा सकती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सदमे में खुली रह गई हैं। भले ही वह घायल और संकट में है, लेकिन उसकी भाव भंगिमाओं में अभी एक अजीब सी कशिश और अपने मास्टर के प्रति समर्पण की झलक है। वह जमीन पर गिरते हुए भी खुद को संभालने की कोशिश करती है, जबकि धूल और मलबे का गुबार उसके चारों ओर छाया हुआ है। आसमान से गिरती विनाशकारी बिजली और खौफनाक लाल रोशनी के बीच चारों ओर केवल मौत की गूंज सुनाई दे रही है। उसे मार डालो के नारों से पूरा वातावरण थर्रा उठा है। इस भयानक मंजर के बीच वह युवक अवस्था में जमीन पर बैठा है। उसके हाथ पीछे से मजबूती से बंधे हुए हैं। उसके चेहरे पर गहरा असमंजस और डर साफ झलक रहा है। वह पसीने से तरबतर है और उसकी आंखों में छटपटाहट है। वह बार बार खुद से यही सवाल कर रहा है, आखिर ये सब इस मोड़ पर कैसे आ गया और आखिर मैं हूं कहां। तभी उसके सामने एक विशालकाय और क्रोधित बीस्टफोक योद्धा प्रकट होता है। वह अपनी भारी तलवार हवा में लहराते हुए पूरी ताकत से दहाड़ता है कि अब उस नीच मानव को दैवीय दंड दिया जाएगा, जिसने उनकी पवित्र भूमि पर घुसपैठ करने का दुस्साहस किया है। वह गर्व और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि हजारों सालों से बीस्टफोक की यह पवित्र भूमि बाहरी दुनिया से कटी हुई थी और इतिहास में पहली बार किसी इंसान ने यहाँ कदम रखकर युद्ध को दावत दी है। वह घोषणा करता है कि उनके पवित्र नियमों को तोड़ने वाले इस मानव पर ईश्वरीय कहर बरपाया जाएगा। मौत को अपने इतने करीब खड़ा देख युवा की सांसें फूलने लगती हैं। वह पूरी तरह टूट चुका है और उसकी आंखों में हार मान लेने जैसी गहरी हताशा है। वह पसीने की बूंदों और घबराहट के बीच सोचता है, अभी कुछ ही पल पहले तो मैं एक गुफा में था। क्या मैं वाकई इस अजीब सी दुनिया में ऐसे ही मारा जाऊंगा? क्या आप इस रोमांचक मुकाबले का अगला हिस्सा देखना चाहेंगे? एक अजीब सी दुनिया में एक इंसान अपनी जान की भीख मांग रहा है। उसके चारों ओर यह युद्ध का ऐलान है। जिस इंसान ने हमारे वचन को तोड़ा है, उसे दैवीय दंड दो जैसी आवाजें गूंज रही है। वह बुरी तरह डरा हुआ है और सोच रहा है कि क्या वह वाकई इस अजीब दुनिया में मारा जाएगा। तभी कहानी 5 घंटे पीछे जाती है। रात के समय एक कैंप में सुयोशी नाम का लड़का जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर रहा है।
उसके साथ का एक व्यक्ति उसे निर्देश देता है कि अंदर जाने के बाद भटकना नहीं है, क्योंकि आज वहां सफाई करने वाली 2 और टीमें भी आ रही है। वह सुयोशी को चेतावनी देता है कि अगर उसने ढिलाई बरती तो उसे कबार भी नसीब नहीं होगा। सुयोशी हैरानी से पूछता है कि एक मामूली सी रैंक गुफा के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति जवाब देता है कि यह आज का दौर ही ऐसा है जहां सफाई कर्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है और वे कोई हीरो नहीं है। जल्द ही हीरो आने वाले हैं का शोर मचता है और टीम तैयार होकर निकलने लगती है। सुयोशी घबराहट में अपना खाना खत्म करता है। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचते हैं, सुयोशी को डर महसूस होने लगता है। वह सोचता है कि अगर एक सी रैंक गुफा इतनी खौफनाक है तो ए या एस रैंक की गुफाएं कैसी होंगी। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर टीम को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वहां उम्मीद से बहुत कम डार्कलिंग्स मौजूद थे। तभी वहां से हीरो बाहर निकलते हैं और आपस में बात करते हैं कि उन्हें बहुत आसानी से इनाम मिल गया और उनका काम अच्छा रहा। उन्हें देखकर सुयोशी त्सुकिशिरो मन ही मन सोचता है कि हीरो वाकई बहुत शानदार होते हैं और अगर वह भी हीरो बन पाता तो बहुत सारे पैसे कमा सकता था। उसके साथी उसे फटकारते हुए कहते हैं कि बरबराना बंद करो, तुम सफाई कर्मी इसलिए बने क्योंकि तुम अवेकनिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। सुयोशी हाथ जोड़कर एक महिला हीरो से अंदर जाने की अनुमति मांगता है, जो उसे अंदर जाने की इजाजत दे देती है। सुयोशी जैसे सफाई कर्मी, जिन्हें कचरा बीनने वाला ट्रैश कलेक्टर्स भी कहा जाता है, हीरोज के जाने के बाद बचा हुआ सामान इकट्ठा करने आते हैं। वह खुद को समझाता है कि सफाई कर्मी और हीरोज अलग अलग दुनिया के लोग हैं। वह अपनी शारीरिक बनावट की वजह से टेस्ट में फेल हुआ था, लेकिन वह भी कभी हीरो बनना चाहता था। गुफा के अंदर पहुंचने पर उनकी टीम को निर्देश मिलता है कि यह एक सी रैंक की खंडहर हो चुकी छोटी गुफा है, इसलिए जल्दी काम खत्म करो क्योंकि यह 4 घंटे में बंद हो जाएगी। सुयोशी मलबे के बीच खुदाई शुरू करता है और अचानक उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। उसे वहां एक हाल का टुकड़ा, अ फ्रैगमेंट ऑफ अ शील्ड, मिलता है। ढाल का टुकड़ा मिलने पर सुयोशी के साथी कहते हैं कि यह एक अच्छा संकेत है और इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। वे उसे मजाक में कहते हैं कि शायद स्वर्ग से उसके माता पिता उसे देख रहे हैं। सुयोशी को भी लगता है कि यह सच हो सकता है, इसलिए वह गुफा में और गहराई तक जाकर तलाशी लेने का फैसला करता है। उसके साथी उसे 3.5 घंटे बाद मिलने का समय देते हैं। समय बीता जाता है और 3.5 घंटे बाद सुयोशी को हैरानी होती है कि उसे आगे कुछ भी नहीं मिला। वह परेशान हो जाता है क्योंकि सिर्फ एक हाल के टुकड़े से उसका काम नहीं चलने वाला था। उसे करीना के इलाज के खर्च के लिए और पैसों की जरूरत है, इसलिए वह हार न मानते हुए कुछ और कीमती खोजने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र गुफा के अंदर एक कुएं पर पड़ती है। उसे वहां से खजाने की खुशबू आती है और वह सोचने लगता है कि गुफा के अंदर कुआं क्यों है। कुआं सूखा हुआ लग रहा था, इसलिए उसे उम्मीद जागती है कि वहां कुछ मूल्यवान मिल सकता है। वह सोचता है कि अगर उसे कोई बिना टूटा हुआ उपकरण मिल जाए तो उससे करीना के 1 हफ्ते के इलाज का खर्च निकल आएगा। वह उत्सुकता से कुएं के गहरे अंधेरे में नीचे झांकता है, जहां गहराई में कुछ चमकते हुए टुकड़े और एक कंकाल का हाथ दिखाई देता है, जिसकी उंगली में एक अंगूठी चमक रही है। वह तुरंत रस्सी के सहारे नीचे उतरता है और सोचता है कि शायद हीरोज ने इस लाश पर ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे ही वह उस अंगूठी को अपने हाथ में लेता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह चिल्लाकर कहता है कि उसे एक दुर्लभ वस्तु मिल गई है। उसे पता है कि इस तरह के उपकरणों से ताकत तो बढ़ती ही है, साथ ही बाजार में इनकी बहुत ऊंची कीमत भी मिलती है। वह सोचता है कि उसकी किस्मत चमक गई है और फिलहाल इसे पहनकर बाद में इसकी जांच कराएगा। वह अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हुए वहां से निकलने की तैयारी ही कर रहा होता है कि अचानक अंगूठी से तेज रोशनी निकलने लगती है। सुयोशी को हाथ में तेज दर्द महसूस होता है और उसे लगता है कि अंगूठी उसकी त्वचा के अंदर धंस रही है। तभी उसके सामने एक जादुई संदेश प्रकट होता है, जिसमें लिखा होता है कि द बाउंडलेस रिंग ने उसे अपना मालिक चुन लिया है। अब न तो यह अंगूठी उसके हाथ से निकाली जा सकती है और न ही इसका मालिकाना हक बदला जा सकता है। एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है कि जल्द ही बाउंडलेस पैसेज खुलने वाला है। सुयोशी बुरी तरह घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि यह किसकी आवाज है। देखते ही देखते उसके चारों ओर रोशनी का एक भंवर सा बन जाता है और वह उसमें खींचने लगता है। अंगूठी से निकले जादुई भंवर में सुयोशी बुरी तरह फंस जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है। वहीं गुफा के दूसरे हिस्से में उसके साथी उसकी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि सुयोशी अभी वहीं था, लेकिन अचानक वह गायब हो जाता है। वे अनुमान लगाते हैं कि शायद वह किसी दूसरे इलाके की तलाश में चला गया होगा। वे उसके संघर्ष को याद करते हुए कहते हैं कि बेचारा बच्चा अपनी पूरी जान लगा रहा है, भले ही वह हीरो नहीं बन सका। वे कुछ देर और उसका इंतजार करने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर जब सुयोशी को होश आता है तो वह खुद को एक बिल्कुल अलग और डरावनी जगह पर पाता है। उसे बीस्ट फोक, पशुमानव,
ने पकड़ लिया है और उसे एक वेदी के सामने अपराधियों की कतार में खड़ा कर दिया गया है। उसे पता चलता है कि यहाँ दैवीय दंड का मतलब वेदी पर गिरने वाली एक भयानक आसमानी बिजली है। वह हैरान है कि क्या वह उस कुएं के रास्ते बीस्ट फोक की इस पवित्र भूमि पर पहुंच गया है। तभी वहां का राजा बीस्ट किंग अपने सिंहासन से घोषणा करता है कि आज 3 बड़े अपराधियों को मौत की सजा दी जाएगी। पहला अपराधी उन्हीं की जाति का एक गद्दार है जिसने उनके इलाके की खुफिया जानकारी इंसानों और एल्फ्स को बेची थी। भीड़ उस गद्दार पर थू-थू करती है और चिल्लाने लगती है कि उसे दैवीय दंड दिया जाए। राजा के आदेश पर सजा की प्रक्रिया शुरू होती है और सुयोशी अपनी आंखों के सामने इस खौफनाक मंजर को घटते हुए देखता है। बीस्ट किंग के आदेश पर सजा की प्रक्रिया शुरू होती है और वह घोषणा करता है कि डिवाइन किंग का हथौड़ा अपने दंड की बिजली से सभी पापों को कुचल देगा। सुयोशी खौफ के साथ देखता है कि उस वेदी से आज तक कोई भी जीवित नहीं बच पाया है। जैसे ही बिजली गिरती है वह गद्दार राख में बदल जाता है। इसके बाद बारी आती है सुयोशी की। बीस्ट फोक का एक सिपाही सुयोशी को वेदी की ओर घसीटे हुए ले जाता है और घोषणा करता है कि अब उस नीच इंसान को दंड दिया जाएगा जिसने उनकी पवित्र भूमि पर घुसपैठ की है। सुयोशी गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाता है कि यह एक गलतफहमी है और वह बस गलती से रास्ता भटक गया था। वह विनती करता है कि उसकी बहन उसका इंतजार कर रही है और उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन बीस्ट फोक उसकी एक नहीं सुनते। एक विशालकाय पहरेदार उसे वेदी पर पटक देता है। सुयोशी का रोम रोम कांप रहा है, लेकिन वह मन ही मन खुद से कहता है कि वह यहाँ नहीं मर सकता। उसे अभी करीना का ख्याल रखना है और उसका हीरो बनने का सपना भी अधूरा है। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर हालात यहाँ तक कैसे पहुँच गए। वही बीस्ट फोक उसे कीड़े के समान समझते हुए उपहास करते हैं कि एक मामूली इंसान उनकी महान जाति को कैसे हरा सकता है। बीस्ट फोक के सिपाही सुयोशी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वह दैवीय दंड से राख बन जाएगा। जैसे ही बिजली गिरने वाली होती है सुयोशी पूरी हिम्मत जुटाकर चिल्लाता है कि वह इस तरह की जगह पर नहीं मर सकता। बिजली गिरते ही चारों ओर रोशनी फैल जाती है, लेकिन जब धुआं छनता है तो सभी बीस्ट फोक दंग रह जाते हैं। सुयोशी ने फुर्ती से बिजली के वार को चकमा दे दिया था। वहां मौजूद बीस्ट फोक की भीड़ और खुद बीस्ट किंग भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक मामूली इंसान ने आज तक के इतिहास में पहली बार दैवीय दंड की बिजली को मात दे दी है। पहरेदार गुस्से में चिल्लाता है कि बिजली सिर्फ एक बार नहीं गिरती और अब दूसरे वार का समय है। पूरी भीड़ फिर से दैवीय दंड के नारे लगाने लगती है। वे सुयोशी के बचने की कोशिशों को एक व्यर्थ संघर्ष मानते हैं। सुयोशी जमीन पर गिरा हुआ है और बिजली का अगला प्रहार सीधा उसकी ओर आता है। उसे अपनी मौत करीब दिखाई देती है, लेकिन उसका मन अब भी यही कह रहा है कि वह यहाँ नहीं मर सकता। ठीक उसी क्षण उसकी उंगली में पहनी हुई वह जादुई अंगूठी फिर से चमकने लगती है, जैसे वह उसे बचाने के लिए तैयार हो। सुयोशी जब मौत के करीब होता है तभी उसकी रहस्यमय अंगूठी डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम को सक्रिय कर देती है। बिजली का जोरदार प्रहार सीधा उसके शरीर पर होता है, जिससे एक पल के लिए वह केवल एक काली परछाई जैसा दिखने लगता है। लेकिन यह बिजली उसे खत्म करने के बजाय उसके शरीर की मरम्मत करने लगती है। सिस्टम की तरफ से संदेश आता है कि प्रमाणीकरण पूरा हो गया है और अब सुयोशी के शरीर को एक परम शरीर अल्टीमेट फिजिक में बदला जा रहा है। बीस्ट किंग और वहां मौजूद बाकी बीस्ट फोक यह देखकर दंग रह जाते हैं कि बिजली के इतने भयानक प्रहार के बाद भी वह इंसान केवल जीवित है, बल्कि उसके शरीर में अद्भुत बदलाव हो रहे हैं। जैसे जैसे शरीर के पुनर्गठन की प्रक्रिया 15% से बढ़कर 40% तक पहुंचती है, सिस्टम सुयोशी की आंखों में डिवाइन आई नाम का कौशल भी डाल देता है। सुयोशी को महसूस होता है कि कोई शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही है। बिजली की करकराहट के बीच वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। उसकी काया पूरी तरह बदल चुकी है और वह अब एक सामान्य इंसान नहीं रहा। वहां खड़ा हर कोई इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर सन्न है, क्योंकि दैवीय दंड की वेदी पर ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ था। सुयोशी का शरीर बिजली की प्रचंड ऊर्जा के बीच तेजी से बदलने लगता है। परम शरीर के निर्माण की प्रक्रिया 60% तक पहुंचते ही सिस्टम उसमें डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री और एब्सोल्यूट डुप्लीकेशन जैसे शक्तिशाली कौशल डाल देता है। बीस्ट फोक के सिपाही घबराहट में शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि वे अपनी आंखों के सामने एक असंभव दृश्य देख रहे थे। शरीर का पुनर्गठन 80% होने तक सुयोशी उस विशालकाय डिवाइन किंग के हथौड़े के इतना करीब पहुंच जाता है जहां आज तक खुद डिवाइन किंग के अलावा कोई नहीं पहुंच सका था। वहां मौजूद एक रहस्यमय महिला यह देखकर मुस्कुरा उठती है कि क्या यह इंसान वाकई उस हथौड़े को उठाने की कोशिश कर रहा है। सुयोशी को अब भी वही रहस्यमय पुकार सुनाई दे रही है और वह सवाल करता है कि आखिर उसे क्यों बुलाया गया। तभी सिस्टम घोषणा करता है कि परम शरीर का निर्माण 100% पूरा हो गया है और उसे चुना हुआ व्यक्ति चोजन वन का विशेष दर्जा दे दिया गया है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और सुयोशी अपनी नई शक्तियों के साथ बिजली की करकराहट के बीच खड़ा होता है। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही है और वह एक हाथ से उस भारी भरकम हथौड़े को हवा में उठा लेता है, जिसे देखकर पूरी बीस्ट फोक सेना सन्न रह जाती है। भीड़ में खड़े विशालकाय और ताकतवर दैत्य हैरानी से ऊपर की ओर देख रहे हैं, जहां एक दैवीय शक्ति का आह्वान किया गया है।
चमकती हुई बिजली के बीच से एक गूंजती हुई आवाज आती है, डिवाइन हैमर, तुमने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति का उपयोग करूंगा। उसी पल करकराती बिजली के बीच एक इंसानी हाथ मजबूती से उस महान हथौड़े की मूठ को थाम लेता है। जैसे ही वह इंसान उस हथौड़े को अपनी पूरी ताकत से ऊपर उठाता है, चारों ओर ऊर्जा की लहरें दौड़ जाती है और जमीन कांपने लगती है। तभी उस युवक के सामने एक चमकती हुई जादुई स्क्रीन प्रकट होती है, जिस पर लिखा है, आपने डिवाइन हैमर प्राप्त कर लिया है। आप लेवल 3 पर पहुंच गए हैं। हालांकि उसकी वर्तमान क्षमता कम होने के कारण डिवाइन हैमर की अनलॉक की गई शक्ति अभी 0% दिखाई दे रही है और उसके विशेष प्रभाव भी अभी अज्ञात है। स्क्रीन पर चेतावनी दी गई है कि इसकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए उसे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद एक बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की दंग रह जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, एक इंसान ने डिवाइन हैमर उठा लिया। वहीं दूसरी ओर एक कबीले का सरदार जैसा दिखने वाला गुस्साया हुआ दैत्य चिल्ला उठता है, एक मामूली इंसान ने डिवाइन हैमर उठाने की हिम्मत की। यह नामुमकिन है। हम एक मामूली इंसान को अपने पवित्र डिवाइन हैमर को छूने की इजाजत नहीं दे सकते। वह गहरी हैरानी और गुस्से में आगे कहता है, जब महान बीस्ट किंग भी इस डिवाइन हैमर को नहीं उठा सके तो एक मामूली इंसान ने यह कैसे कर दिखाया। यह जरूर कोई बड़ी गलती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी इस डिवाइन हैमर को उठाएगा वही बीस्टमैन का लीडर बनेगा। इसी बीच वह युवक अपनी नई शक्तियों और स्टेटस विंडो को हैरानी भरी नजरों से देख रहा है, जबकि उसके शरीर से अभी भी नीली बिजलियां कौंध रही है। अपने सामने खुली स्टेटस विंडो को देखते हुए वह युवक मन ही मन बुदबुदाता है, किसी तरह मैं खुद को पहले से बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। क्या मैं वास्तव में लेवल 3 पर पहुंच गया हूं? वह अपनी जादुई स्क्रीन को कौतूहल से देख ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पीछे एक भयानक उपस्थिति का एहसास होता है। वह हैरान होकर सोचता है, क्या यह डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम है? अचानक एक गूंजती हुई गुस्सैल आवाज उसे हकीकत में वापस लाती है, धिक्कार है तुम पर, इंसान। अपने गंदे हाथों से हमारे डिवाइन हैमर को छूने की हिम्मत मत करो। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि बीस्टमैन के महान जनरल र्योंगा की थी, जो अपनी विशाल तलवार के साथ उस युवक के सामने काल बनकर खड़ा था। आसपास खड़े अन्य दैत्य उसे देखकर जोश में भर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, वह देखो, वह हमारे महान जनरल र्योंगा है। निश्चित रूप से वह एक इंसान को इतनी रिठाई से पेश आने की अनुमति नहीं देंगे। जनरल, कृपया बीस्टमैन के गौरव को वापस पाने में हमारी मदद करें। जनरल र्योंगा अपनी चमकती आंखों से उस युवक को घूरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह की चालें चली है, लेकिन यह सोचना कि तुम दिव्य दंड से बच गए और यहां तक कि तुमने डिवाइन हैमर को भी उठा लिया। वह अपनी भारी आवाज में चेतावनी देता है, शांति से इस हथौड़े को वापस कर दो और अपनी सजा स्वीकार करो। उसी पल युवक के सामने एक नई जादुई सूचना प्रकट होती है। नोटिफिकेशन, पैसिव स्किल डिवाइन आई सक्रिय हो गई है। इसके उपयोग के बारे में बताया जाता है कि वह किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करके उसके बारे में विस्तृत जानकारी देख सकता है। युवक चौंक कर कहता है, पैसिव स्किल डिवाइन आई। जैसे ही वह जनरल पर ध्यान केंद्रित करता है, उसकी आंखों के सामने जनरल का पूरा स्टेटस खुल जाता है। नाम र्योंगा, पद जनरल, लेवल 84, व्यवसाय बीस्टमैन वॉरियर, ग्रेट स्वॉर्ड हथियार, ग्रेड जेनबातो। इतनी उच्च स्तर की शक्ति को देखकर वह युवक गहरी सोच में पड़ जाता है। युवक अपनी आंखों के सामने घटित हो रहे चमत्कार को देखकर दंग रह जाता है और मन ही मन कहता है, डिवाइन आई, मैं सामने वाले की जानकारी देख सकता हूं। क्या यह भी सिस्टम की ही एक विशेषता है? जनरल र्योंगा, जो अपनी पीठ पर विशाल तलवार ताने खड़ा है, युवक की निडरता देख उसे ललकारते हुए कहता है, ओ नीच इंसान, क्या तुम्हारी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत है? ऐसा लगता है कि तुम में कुछ साहस तो है। र्योंगा अपनी भारी तलवार निकालते हुए चिल्लाता है, ठीक है, मैं यह पक्का करूंगा कि तुम्हारी मौत जल्दी हो। यह सुनकर युवक बुरी तरह घबरा जाता है और अपने हाथ हिलाते हुए सफाई देने की कोशिश करता है, रुको, यह एक गलतफहमी है। कोई रास्ता नहीं है कि मैं लेवल 84 के योद्धा से लड़ूं। लेकिन र्योंगा उसकी एक नहीं सुनता और अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करते हुए गरजता है, चुप रहो, यह लो। वह अपनी विशाल तलवार से एक जानलेवा वार करता है। पास खड़ी बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की यह देख आतंकित हो जाती है और सोचती है, वह इंसान अब नहीं बचेगा। जनरल र्योंगा बीस्ट किंग के अधीन 5 महान जनरलों में से एक है। बीस्टमैन के बीच भी वे एक बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है। एक इंसान उनके एक ही वार में 2 टुकड़ों में कट जाएगा। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और चारों ओर धूल का गुबार छा जाता है। र्योंगा के क्विक स्लैश हमले की गति इतनी तेज थी कि युवक को संभलने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही धूल छनती है, एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। युवक ने डिवाइन हैमर की मदद से उस विशाल तलवार को रोक लिया है। हथौड़े और तलवार के टकराने से तेज चिंगारियां निकलती है और युवक के पैर जमीन में धंस जाते हैं। वह खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता और हड़बड़ाते हुए कहता है, मैंने इसे रोक लिया। मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं। यह हथौड़ा, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं। यह हथौड़ा अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। दूसरी ओर जनरल र्योंगा भी चकित रह जाता है और अपनी चमकती आंखों से युवक को घूरते हुए सोचता है,
वह मेरे क्विक स्लैश को रोकने में कामयाब रहा और उसका शरीर सदमे को झेलने में सक्षम है, जबकि वह सिर्फ एक हथौड़े का उपयोग कर रहा है। र्योंगा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह अपनी तलवार तानते हुए युवक को फिर से चेतावनी देता है, तुम खुशकिस्मत हो कि उस हथौड़े ने तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन अगली बार वह नहीं बचाएगा। युवक बुरी तरह घबराते हुए पीछे हटता है और हाथ जोड़कर चिल्लाता है, मैं आपसे कह रहा हूं, यह एक गलतफहमी है। मैं इस दुनिया का नहीं हूं। कृपया मेरी बात सुने। लेकिन जनरल र्योंगा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वह हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए गरजता है, सुनने के लिए कुछ नहीं है। अचानक जनरल र्योंगा युवक को मजबूती से पकड़ लेता है। युवक के मुंह से डर के मारे चीख निकल जाती है। पकड़ लिया। जनरल र्योंगा उसे हवा में उछालते हुए अपनी अगली चाल की घोषणा करता है, मैं इसे आसमान में फेंक दूंगा और अर्थक्वेक शेकर के साथ इसे खत्म कर दूंगा। जैसे ही युवक को हवा में फेंका जाता है, अचानक उसके सामने एक चमकती हुई स्टेटस विंडो फिर से प्रकट होती है जिस पर लिखा है, नोटिफिकेशन, एक्टिव स्किल एब्सोल्यूट रेप्लिकेशन सक्रिय हो गई है। इसके उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है कि युवक अपने हाथ से प्रतिद्वंद्वी के दिल को महसूस कर सकता है और उपलब्ध सभी कौशलों में से किसी एक को दोहराने रेप्लिकेट करने के लिए चुन सकता है। हालांकि वह एक समय में केवल एक ही स्किल स्टोर कर सकता है। यह देखकर युवक की आंखें चैल जाती है और वह हवा में कलाबाजी खाते हुए सोचता है, स्किल दोहराना, रेप्लिकेट स्किल्स, अपने हाथ से प्रतिद्वंद्वी के दिल को महसूस करना। दूसरे शब्दों में, वह समझ जाता है कि उसे लड़ाई जीतने के लिए जनरल को करीब से छूना होगा। जैसे ही जनरल र्योंगा उसे अपनी ताकतवर पकड़ में लेकर ऊपर उछालते हैं, युवक अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी उंगलियों से जनरल की छाती को छू लेता है। उस स्पर्श के होते ही जनरल र्योंगा के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है और वह पूरी तरह से झूम उठता है। गुलाबी फूलों और चमकते सितारों के बीच जनरल मदहोश होकर आहें भरने लगता है। आह! इसी दौरान युवक नीचे गिरते हुए देखता है कि उसके सामने दर्जनों जादुई विंडो प्रकट हो गई है। वह हैरान होकर कहता है, यहाँ तो बहुत सारी स्किल्स है, जैसे कि मैं उनमें से किसी एक को चुन सकूं। तभी जनरल र्योंगा अपनी मदहोशी से बाहर आता है और गुस्से से अपनी विशाल तलवार घुमाते हुए चिल्लाता है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? र्योंगा अपना अगला हमला तैयार करते हुए गरजता है, इसे झेलो, हेवन एंड अर्थ। उसी पल युवक की स्टेटस विंडो पर एक विशेष कौशल चमकता है। स्किल, हेवन शेकर, कूल डाउन, 360 सेकंड। यह एक योद्धा का हमलावर कौशल है, जिसे पूरी तरह से दोहराया, रेप्लिकेट जा सकता है। युवक अपनी स्थिति को देखते हुए तेजी से फैसला लेता है, यह इस हथौड़े के साथ अनुकूल लगता है। ठीक है, मैं इसी के साथ जाऊंगा। तुरंत ही स्क्रीन पर संदेश आता है, कौशल हेवन शेकर को पूरी तरह से दोहरा लिया गया है। युवक अपने डिवाइन हैमर को मजबूती से थामकर नीचे की ओर वार करते हुए चिल्लाता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं यहां मरने का जोखिम नहीं उठा सकता। वह जनरल की ही तकनीक हेवन शेकर का इस्तेमाल उन पर कर देता है। यह देखकर जनरल र्योंगा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह पसीने से तरबतर होकर दहशत में चिल्लाता है, असंभव, वह मेरी ही तकनीक का उपयोग कैसे कर सकता है? युवक का डिवाइन हैमर जनरल र्योंगा की ओर एक भयानक ऊर्जा के साथ गिरता है, जिसे एक जोरदार धमाका होता है। धूल और धुएं के बीच से जनरल र्योंगा की दर्दनाक चीख गूंजती है। क्या आसपास खड़े दैत्य और वह बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की अपनी आंखों के सामने इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं। जैसे ही धूल छनती है, जनरल र्योंगा पूरी तरह से भ्रमित और हैरान नजर आते हैं। वह अपने हाथों को देखते हुए बुदबुदाते हैं, शक्ति नियंत्रण। यह बिल्कुल भी दर्द नहीं दे रहा है, वास्तव में यह कुछ हद तक सुखद महसूस हो रहा है। तभी युवक के सामने एक जादुई नोटिफिकेशन विंडो चमकती है जिस पर लिखा है, अधिसूचना, लेवल 3 होने के कारण, बिना किसी पेशे के और हथियार का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण प्रतिद्वंद्वी पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं में सुधार करें। यह देखकर युवक का सिर चकरा जाता है और वह बेबसी में कहता है, यह क्या है? मैदान के बीचों बीच युवक अपना हथौड़ा टिकाए खड़ा है और जनरल र्योंगा घुटनों के बल बैठकर सदमे में डूबे हुए है। तभी जनरल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मजबूती से अपनी तलवार पकड़ते हुए दहाड़ते हैं, तुम गंदे इंसान, तुम्हारी मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? रोंगा एक आखिरी जानलेवा हमले के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी आसमान से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आती है। अब बहुत हो गया। वह आवाज सुनते ही भीड़ में खलबली मच जाती है। दैत्य खौफ और सम्मान के साथ चिल्लाने लगते हैं, यह बीस्ट किंग है। बीस्ट किंग खुद कार्रवाई कर रहे हैं। बीस्ट किंग यहाँ है। अचानक एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट होता है और पूरी जगह कांपने लगती है। युवक दांत भींचकर इस प्रचंड दबाव को झेलने की कोशिश करता है, क्योंकि बीस्ट किंग का आगमन रणभूमि का पूरा नजारा बदल देता है। धूल के गुबार और उड़ते हुए पत्थरों के बीच एक शांत लेकिन शक्तिशाली आकृति उभरती है। जैसे ही हवा का रुख बदलता है, बीस्ट किंग का विशाल और रौबीला स्वरूप सबके सामने प्रकट होता है। यह देखकर पूरी भीड़ सन्न रह जाती है। बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह हैरानी में चिल्लाती है, बीस्ट किंग घुटनों पर बैठ गए। बीस्ट किंग उस युवक के सामने झुकते हुए शांत स्वर में कहते हैं,
ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में डिवाइन हैमर द्वारा चुने गए हो। यह वास्तव में देवताओं की ओर से एक संकेत हो सकता है। युवक मूक दर्शक बना हुआ उस भव्य आकृति को देखता है जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। बीस्ट किंग मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, सैकड़ों और हजारों वर्षों में तुम पहले व्यक्ति हो जिसे हथौरे ने चुना है। वह अपनी बाहें फैलाकर घोषणा करते हैं, मेरे साथी बीस्टमैन, किसी ने भी कभी डिवाइन हैमर को नहीं उठाया था, फिर भी इस इंसान ने कर दिखाया है। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा जाता है, सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। बीस्ट किंग ऊंची आवाज में कहते हैं, यदि वह वास्तव में बीस्टमैन का भविष्य का नेता है तो हमें उसे बढ़ने के लिए समय देना चाहिए। भीड़ में खड़े दैत्य आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में भविष्यवाणी इसके बारे में बात करती है, पर वह बीस्टमैन नहीं है, आप जानते हैं न? वे उलझन में एक दूसरे से पूछते हैं। वही जमीन पर पड़ा जनरल र्योंगा, जो अभी भी हार के सदमे से उभरा है, बीस्ट किंग की ओर देखकर विरोध करते हुए कहता है, लेकिन बीस्ट किंग, यह आदमी एक इंसान है। पूरी सभा में एक तनावपूर्ण शांति छा जाती है, क्योंकि अब सबकी नजरें बीस्ट किंग के अगले फैसले पर टिकी है। बीस्ट किंग उसकी ओर मुड़ते हैं और शांति से पूछते हैं, और इसके बारे में क्या भविष्यवाणी में यह स्पष्ट किया गया था कि नेता को एक बीस्टमैन होना चाहिए? क्या आप कह रहे हैं कि हमें उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर देना चाहिए जो हमारे लोगों के लिए आशा का प्रतीक है? जनरल र्योंगा घबराकर अपना सिर झुका लेता है और कांपते हुए कहता है, यह अकल्पनीय होगा। हालांकि भले ही भविष्यवाणी ने इसे निर्दिष्ट नहीं किया था, लेकिन यदि वह बीस्टमैन नहीं है तो भविष्य में। बीस्ट किंग जनरल की बातों को अनसुना कर युवक की ओर देखते हैं और उससे पूछते हैं, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? युवक हथौड़ा थामे हुए उत्तर देता है, सुयोशी सुकिजो। बीस्ट किंग उसके करीब आते हैं और गूंजती हुई आवाज में कहते हैं, सुयोशी, यदि तुम हमारे भविष्य को अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हालांकि तुम अभी बहुत कमजोर हो। 1 साल के भीतर तुम्हें ताकत हासिल करनी होगी और यहाँ वापस लौटना होगा। उस समय हम देखेंगे कि क्या तुम हमारे नेता बनने के योग्य हो। उसी पल बीस्ट किंग अपनी उंगली युवक के माथे पर रखते हैं और एक जादुई नीली रोशनी चमक उठती है। वे चेतावनी देते हुए कहते हैं, यदि तुम 1 साल में वापस नहीं लौटे तो मैं इस मानसिक निशान, मेंटल मार्क का उपयोग करके तुम्हें धुआं निकालूंगा और तुम जहां भी होगे तुम्हें मार डालूंगा। इस तरह मेरे लोग भी संतुष्ट रहेंगे। तो तुम्हारा क्या जवाब है? सुयोशी हैरान होकर अपने माथे को छूता है और कहता है, तभी पूरी सेना एक साथ चिल्ला उठती है, इसे स्वीकार करो। सुयोशी उस विशाल सेना और महान बीस्ट किंग के सामने खड़ा होकर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है। वही पास में ही एक लड़की, जिसके सिर पर जानवरों जैसे कान है, बदहवास होकर चिल्लाती है, अपनी आजादी हासिल करो और ताकतवर बनो। वह उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही है। युवक चुपचाप उसे देखता है और मन ही मन सोचता है कि वह लड़की तो उसके बाद सजा पाने वाली थी। अपनी स्थिति को समझने के लिए वह अपने डिवाइन आई कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। जैसे ही वह कौशल सक्रिय करता है, उसके सामने एक जादुई स्क्रीन चमक उठती है, जिसमें उस लड़की की जानकारी दिखाई देती है। उसका नाम और शीर्षक तो अज्ञात है, लेकिन वह स्तर 72 की एक बीस्टमैन योद्धा है जो खंजर चलाने में माहिर है। हालांकि इस वक्त उसके पास कोई हथियार नहीं है। युवक यह जानकर हैरान रह जाता है कि वह स्तर 72 की एक शक्तिशाली महिला योद्धा है। वह सोचने लगता है कि आखिर उसे अपराधी क्यों माना गया। तभी वह लड़की फिर से कहती है, जिंदा रहना बेहतर है, देवताओं द्वारा दिए गए इस चमत्कार को बर्बाद मत करो। युवक उसे देखते हुए मुस्कुराता है और हाथ उठाकर सबका शुक्रिया अदा करता है। वह मन ही मन ठान लेता है कि अब हिचकिचाने का समय नहीं है। उसे पहले जीवित रहना होगा और फिर अपने मूल संसार में वापस जाने का रास्ता खोजना होगा। वह सामने खड़े एक विशालकाय योद्धा की ओर मुड़ता है और दृढ़ता से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह विशालकाय योद्धा हैरानी से पूछता है, एक शर्त? युवक दूर खड़ी उसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे साथ आएगी। वह उपयोगी साबित हो सकती है। वह लड़की पूरी तरह चौंक जाती है और हककाते हुए पूछती है, मैम। युवक अपनी जीत और समझौते की घोषणा करते हुए हाथ उठाता है और कहता है, अब हम बराबर हैं, कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। वह एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। रात का समय है और आसमान में चमकते हुए पूरे चांद की रोशनी चारों ओर फैली हुई है। वह युवक अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और सोचता है, उस आवाज से जो मैंने तब सुनी थी, ऐसा लगता है कि सब कुछ इस बाउंडलेस रिंग के साथ शुरू हुआ था। वह नीली रोशनी के बीच खड़ा अपनी उंगली में पहनी हुई एक सुनहरी अंगूठी को गौर से देखता है। वह अंगूठी उसकी उंगली से निकल नहीं रही है, लेकिन वह मन ही मन स्वीकार करता है कि इसी अंगूठी की वजह से उसे ये अजीब शक्तियां मिली है। हालांकि उसके मन में एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, मैं अपनी असली दुनिया में वापस कैसे जा पाऊंगा। तभी पास से एक आवाज आती है, तैयारियां पूरी हो चुकी है मास्टर। युवक चौंक कर पीछे मुड़ता है और हैरानी से पूछता है, हाँ मास्टर। उसके सामने वही जानवर के कानों वाली लड़की खड़ी है, जो अब पूरी तरह से तैयार और हथियारों से लैस दिख रही है। वह श्रद्धा के साथ कहती है, हाँ, मैंने आपकी सेवा करने का फैसला किया है।
मेरे रक्षक लड़की को इस तरह योद्धा के रूप में और उसे मास्टर कहते देख युवक की भावनाओं का ठिकाना नहीं रहता। वह मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है, ऐसी प्यारी बीस्टेड लड़की द्वारा मास्टर कहलाना वाकई लाजवाब है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शरारती मुस्कान आ जाती है और वह खुशी से झूम उठता है। फिर वह थोड़ा संभलते हुए और शर्माते हुए अपना गला साफ करता है और कहता है, यह कुछ खास नहीं है, तुम्हारी बातों ने भी मेरी मदद की थी, अब से हम एक दूसरे का साथ देंगे। वह अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि मास्टर कहलाना और सेवा पाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भावुक होकर कहती है, आप नहीं जानते कि यह मेरे लिए कितना मायने रखता है। वह युवक के करीब आती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपने मास्टर मुझे दूसरा जीवन दिया है। वह युवक का हाथ थाम लेती है और पूरी ईमानदारी से कहती है, आपके अलावा किसी और ने कभी मेरा साथ नहीं दिया या मुझे इतनी स्पष्टता से धन्यवाद नहीं दिया। मास्टर कृपया मुझे आपको मास्टर कहने दें। वह युवक की आंखों में देखते हुए आगे कहती है, आपका यहाँ प्रकट होना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करना चाहती हूँ। युवक उसके समर्पण और बातों को सुनकर थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, तुम मुझे मास्टर बुला सकती हो। हाँ हाँ। उसकी नाक से हल्की खून की बूंद निकल आती है और वह थोड़ा शर्माते हुए अपनी बात पूरी करता है। रात काफी गहरी हो चुकी है और चारों तरफ सन्नाटा है। लड़की आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, हाँ, अब क्या हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए? काफी देर हो रही है, अपने कदम संभल कर रखें। युवक उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वह आसमान में चमकते हुए विशाल चांद को देखता है और एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है, फू, यह दूसरी दुनिया कितनी अद्भुत है। वे दोनों चांदनी रात में पहाड़ियों के बीच से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी युवक को अचानक कुछ याद आता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह खुद को टोकते हुए सोचता है, नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं? करीना मेरा इंतजार कर रही है। उसी पल उसके सामने एक जादुई नोटिफिकेशन स्क्रीन चमक उठती है जिसमें लिखा होता है, सूचना, बाउंडलेस पैसेज अब उपयोग के लिए उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि इसका कूलडाउन 24 घंटे है। इसे देखकर उसे सब कुछ याद आने लगता है और वह कहता है, सही बात है, मुझे बाउंडलेस पैसेज में खींच लिया गया था और इस दुनिया में पहुंचा दिया गया था। अगर मैं उसी रास्ते का पालन करूं तो मुझे वापस जाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वह अपनी उंगली में चमक रही सुनहरी अंगूठी को देखता है और पूरी दृढ़ता के साथ चिल्लाता है, खुल जाओ बाउंडलेस। वह मन ही मन खुद से सवाल करता है कि क्या यह सही रास्ता है। अचानक एक तेज रोशनी का धमाका होता है और युवक हवा में खींचने लगता है। उसे विश्वास हो जाता है और वह खुशी से चिल्लाता है, यही है, मैं आखिरकार घर जा सकता हूं। बीस्टेड लड़की उसे ओझल होते देख हैरानी से बस मास्टर ही कह पाती है। अंतरिक्ष और समय के इस घुमाव के बीच युवक को बहुत बुरा महसूस होता है। वह दर्द में कराहते हुए कहता है, आह, जैसा कि अपेक्षित था, स्पेस टाइम डिस्टोर्शन, अंतरिक्षमय विरूपण की यह भावना सबसे खराब है। एक जोरदार झटके के साथ युवक एक अंधेरी और पथरीली गुफा जैसी जगह पर गिरता है। वह हाफते हुए अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर देखकर हैरान रह जाता है। वह भारी सांसें लेते हुए खुद से पूछता है, क्या मैं वापस आ गया हूं? वह अपनी उंगलियों को देखता है और अपनी अंगूठी को चमकते हुए पाता है। अचानक उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है। वह उत्साह के साथ हाथ जोड़कर कहता है, मैंने कर दिखाया। जो शक्तियां मैंने दूसरी दुनिया में हासिल की थीं, वे अभी भी यहाँ है। वह गौर करता है कि उसका स्तर अभी भी 3 ही है। वह अपनी स्टेटस स्क्रीन को ध्यान से देखता है, जहां लिखा है, लेवल 3, व्यवसाय कोई नहीं, हथियार कोई नहीं, कौशल कोई नहीं, रेप्लिकेटेड स्किल्स प्रतिकृत कौशल कोई नहीं, डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री। वह अपनी इन्वेंट्री में एक कुल्हाड़ी का चित्र देखकर चौंक जाता है और सोचता है, डिवाइन हैमर अभी भी वहां क्यों है? तभी एक नई अधिसूचना स्क्रीन पर चमकती है। सूचना, व्यक्तिगत आंकड़े दोनों दुनियाओं में साझा किए जाते हैं, लेकिन वस्तुएं नहीं। दूसरी दुनिया की वस्तुओं का उपयोग करने के लिए उन्हें पहले से ही डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री में रखा जाना चाहिए। युवक सोच में पड़ जाता है कि क्या वह डिवाइन हैमर को यहां इसलिए ला पाया क्योंकि वह उसकी इन्वेंट्री में था। वह समझ जाता है कि चूंकि लेवल साझा किए जाते हैं, इसलिए किसी भी दुनिया में लेवल बढ़ाना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी उसके मन में एक शंका आती है, एक सेकंड रुको, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे वर्तमान लेवल 3 स्टेटस के साथ, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ऊपर से गुफा के मुहाने पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे गुस्से में चिल्लाते हैं, यह सारा शोर शराबा किस बारे में है? गुफा बंद होने से पहले जल्दी बाहर निकलो। वे उसे वहां देखकर काफी हैरान है और पूछते हैं, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? गुफा के मुहाने पर खड़े लोग नीचे झांकते हुए युवक को टोकते हैं, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो, बूढ़े आदमी? मुझे गए हुए घंटों बीत चुके हैं। युवक यह सुनकर दंग रह जाता है और उलझन में पड़ जाता है। वह मन ही मन सोचता है, क्या चल रहा है? मैंने दूसरी दुनिया में कम से कम 5 घंटे बिताए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वह ऊपर से झांक रहे व्यक्ति की ओर देखता है, जो उसे जल्दी करने के लिए कह रहा है।
वह व्यक्ति चिल्लाता है, तुम यही थे। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें लेने आ गया। जल्दी करो और बाहर निकलो। देर मत करो, एक बार गुफा बंद हो गई तो तुम हमेशा के लिए अंदर फंस जाओगे। युवक एक रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है और अचानक उसे सब समझ आने लगता है। वह हैरान होकर खुद से कहता है, तो यह बात है, समय रुका हुआ था। जब मैं दूसरी दुनिया में था, क्या यह समय पूरी तरह स्थिर था? यह तो बिल्कुल किसी मंगा की कहानी जैसा है। वह गुफा की दीवार के पास एक कंकाल का हाथ देखता है और गहराई से सोचने लगता है। उसके मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उस दूसरी दुनिया में भी इस वक्त समय रुका हुआ हो? आखिर इस बाउंडलेस रिंग का असली मालिक कौन था? युवक धीरे धीरे ऊपर चढ़कर सुरक्षित बाहर निकल आता है। वह उस व्यक्ति की ओर मुड़ता है और कहता है, ओह, सही कहा, बूढ़े आदमी। वह व्यक्ति हैरानी से पूछता है, क्या बात है? युवक के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई देती है। वह उत्साह के साथ पूछता है, अगला अवेकनिंग टेस्ट कल ही है ना? सही कहा ना? वह अब अपने अगले बड़े कदम के लिए पूरी तरह तैयार है। मूसलाधार बारिश के बीच चारों ओर तबाही का मंजर है। एक घायल लड़का, जिसका चेहरा खून और पसीने से लचपथ है, अपनी छोटी बहन को अपनी पीठ पर लादे सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहा है। उसकी सांसें फूल रही है और वह भारी आवाज में हाँ हाँ करते हुए हाफ रहा है। उसके पैरों के नीचे पानी के छपाक की आवाजें आ रही है। सड़क पर गाड़ियां पलटी हुई है और मलबा बिखरा पड़ा है। तभी बारिश की धुंध के बीच एक विशालकाय और डरावना राक्षस इमारतों को तोड़ता हुआ सामने आता है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही है। वह राक्षस अपनी भारी भुजाओं से कंक्रीट की दीवारों को तिनके की तरह बिखेर रहा है। मलबे के गिरने की जोरदार आवाजें गरा गरा और गश्या पूरे इलाके में गूंज रही है। लड़का उस भयानक दृश्य को देखकर सहम जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। तभी उसकी पीठ पर बंदी छोटी बहन धीमी और कांपती हुई आवाज में कहती है, बड़े भाई, मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। क्या मम्मी और पापा ठीक है? बहन की ये बातें सुनकर लड़के का दिल दहल जाता है। वह गहरे सदमे में है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह मन ही मन खुद से कहता है, यह सच नहीं हो सकता। मलबे के गिरने और तबाही का सिलसिला थमता नहीं है और वह लड़का अपनी बहन को बचाने की जद्दोजहद में उस खौफनाक मंजर के बीच खड़ा रह जाता है। शहर के बीचों बीच तबाही का मंजर था। चारों ओर से इमारतों के गिरने और धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं। धूल और धुएं के गुबार के बीच एक लड़का बदहवास होकर चिल्ला रहा था, पापा, मम्मी। उसके चेहरे पर गहरी घबराहट और डर सांस झलक रहा था। वह अपने जख्मों से बेखबर, खून से लचपथ हालत में अपनी छोटी बहन करीना को अपनी पीठ पर कसकर बांधे हुए था और रोते हुए चीख रहा था, उवाह। तभी अंधेरे से एक साया उभरा और एक भारी आवाज सुनाई दी, सुयोशी, अगर तुम रुक गए तो तुम मर जाओगे, इसलिए चलते रहो। वह अंकल नाकाजातो थे जो उसे वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे थे। सुयोशी ने बिलखते हुए उनकी ओर देखा और कहा, अंकल नाकाजातो, पापा और मम्मी तो। लेकिन अंकल ने उसे बीच में ही टोकते हुए सख्ती से कहा, वापस मत जाओ। अगर तुम गए तो तुम और करीना भी इस अंधेरे के हाथों मारे जाओगे। सुयोशी का दिल फटा जा रहा था। वह तड़पते हुए चिल्लाया, शांत हो जाओ, तुम अंधेरे को नहीं हरा सकते। लेकिन सुयोशी के लिए यह मानना नामुमकिन था। उसने रोते हुए चीख कर कहा, लेकिन पापा और मम्मी, वे अभी भी घर पर है। उसी पल एक भयानक साया उनके पीछे उभरा, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। स्थिति और भी गंभीर हो गई जब अंकल की नजर करीना के पैरों पर पड़ी, जो बुरी तरह घायल थे। उन्होंने घबराते हुए कहा, करीना के पैर, हमें उसे जल्दी अस्पताल ले जाने की जरूरत है। तबाही के उस खौफनाक मंजर के बीच वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बड़े भाई, एक कोमल आवाज गूंजी। अस्पताल के शांत कमरे में बैठी करीना ने अपने भाई की ओर देखा और चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या आप वाकई कल दोबारा अवेकनिंग टेस्ट देने जा रहे हैं? क्या आपको यकीन है कि आप ठीक है? आप आज ही तो काम से वापस लौटे हैं। अपने भाई के चेहरे पर थकान देख करीना का मन भर आया। भाई ने अपनी बहन की फिक्र को महसूस किया और प्यार से कहा, तुम अभी भी हमेशा की तरह दूसरों का बहुत ख्याल रखती हो करीना। तुम भी आराम करना सुनिश्चित करो। वह कमरे में खड़ी नर्स के पास गया जो दवाइयां तैयार कर रही थी। सुयोशी ने करीना की व्हीलचेयर की ओर देखते हुए धीरे से पूछा, मैं ठीक हूं। तुम्हारे बारे में क्या, करीना? क्या तुम्हारे पैर अभी भी दर्द करते हैं? करीना ने अपनी बाह पर इंजेक्शन लगवाते हुए दर्द को छिपाने की कोशिश की और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूं। हालांकि डॉक्टर ने पहले ही साफ कर दिया था कि तंत्रिका क्षति, नर्व डैमेज के परिणामस्वरूप तंत्रिका दर्द नियमित रूप से होता रहेगा, इसलिए उसे अपनी दवा समय पर लेना बहुत जरूरी था। करीना ने मन ही मन सोचा, भले ही मैं अब खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन दर्द अभी भी वही है। पर अब मुझे इसकी आदत हो गई है। सुयोशी अपनी बहन की हालत देख भीतर से टूट रहा था। उसने भारी मन से सोचा, करीना, वह वाकई बहुत तकलीफ झेल रही है। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और डिवाइन आई सक्रिय हो गई।
उसके सामने एक जादुई स्क्रीन चमक उठी जिसमें करीना की शारीरिक जानकारी दर्ज थी। लक्ष्य की शारीरिक जानकारी, दोनों पैर एक ढही हुई इमारत के नीचे फंस गए थे जिससे 98% तंत्रिका कोशिकाएं मर चुकी है। स्थिति में रुक रुक कर होने वाला तंत्रिका दर्द शामिल है। प्राकृतिक रूप से ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। बिना सहायता के दोबारा चलने की संभावना 1%। त्सुयोशी की नजरों के सामने अपनी बहन के पैरों की नसों का वह जाल उभर आया जो भीतर से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। उस कड़वे सच को जानकर उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने हार न मानने का संकल्प लिया। बिना किसी मदद के चलने की केवल 1% संभावना, यह उसके लिए बहुत कठिन होगा। लड़का अपनी छोटी बहन करीना को व्हीलचेयर पर बैठा देख गहरे दुख और अफसोस में डूबा है। वह सोचता है कि करीना को एक सामान्य जीवन जीने, स्कूल जाने, दोस्तों के साथ घूमने और ट्रिप पर जाने के योग्य होना चाहिए था। वह उसे घास के मैदान में बैठकर मुस्कुराते हुए और हाथ में पानी की बोतल पकड़े हुए याद करता है। वह जानता है कि करीना हर दिन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बिताना चाहती होगी। करीना ही उसका एकमात्र परिवार है। वह उसे अब और तड़पते हुए नहीं देखना चाहता जितना उसने पहले ही झेला है। रात की रोशनी में भीड़ के बीच चलते हुए वह एक गहरा संकल्प लेता है। वह खुद से वादा करता है कि भले ही संभावनाएं शून्य के करीब हों, वह यह सुनिश्चित करेगा कि करीना फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जब तक 1% भी गुंजाइश है, तब तक उम्मीद बाकी है। वह अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प लिए सोचता है कि इसे करने का कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। अगर वह एक हीरो बन सके तो वह और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएगा और शायद कोई समाधान ढूंढ पाएगा। यह केवल करीना के पैरों को ठीक करने के बारे में नहीं है, वह अपने जीवन को गर्व के साथ जीना चाहता है। यही कारण है कि वह हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी लेकर आसमान की ओर हाथ उठाकर चिल्लाता है। चांदनी रात के नीचे उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा है और वह घोषणा करता है कि वह अब तक का सबसे शक्तिशाली हीरो बनेगा। आसपास के लोग उसे हैरानी से देखते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य अब बिल्कुल स्पष्ट है। B.T.G ब्रेव टेस्ट ग्रुप अवेकनिंग टेस्ट साइट पर हलचल मची हुई है। एक उम्मीदवार के मापन परिणाम सामने आते हैं। लेवल 3 कॉम्बैट पावर 540। उसे बधाई दी जाती है कि अब वह एक हीरो बन गया है। टेस्ट लेने वाला अधिकारी मुस्कुराते हुए कहता है, बधाई हो, अब आप एक हीरो हैं। कृपया हीरो का प्रतीक स्वीकार करें, जिसे आपके परीक्षण परिणामों के आधार पर विशेष रूप से तैयार किया गया है। वह नया बना हीरो खुशी से झूम उठता है और चिल्लाता है, हा हा हा, मैं आखिरकार एक हीरो बन गया। उसके साथ आई एक लड़की खुशी जताते हुए कहती है, यही मेरा लड़का है। सी रैंक तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखना। वह हीरो गर्व से अपना ID कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वह आज रात इस खुशी का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी दावत देगा। तभी अधिकारी अगले उम्मीदवार का नाम पुकारता है। अगला देखते हैं। त्सुयोशी सुकीशिरो, पहली बार फेल होने के बाद फिर से टेस्ट दे रहे हो? हाँ। अधिकारी अपनी फाइलों को देखते हुए चश्मा ठीक करता है और थोड़े संदेह के साथ कहता है, जब आप तैयार हों तो अंदर कदम रखें और अपना हाथ मापन उपकरण मेजरमेंट डिवाइस पर रखें। हालांकि मुझे संदेह है कि यह पिछली बार से कुछ अलग होगा। हम जल्द ही देख लेंगे कि यह समय की बर्बादी है या नहीं। त्सुयोशी, जो काले रंग की बनियान और सैन्य पैंट पहने हुए है, बिना किसी झिझक के कमरे में प्रवेश करता है। अधिकारी त्सुयोशी के पीछे का दरवाजा बंद करते हुए सोचता है, अगर आप एक बार फेल हो गए हैं तो संभावना है कि परिणाम हर बार वही रहेगा। आखिरकार यह उपकरण वैज्ञानिक रूप से सभी कोणों से मापता है। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से जिद्दी लोगों को यहाँ आते देखा है। वह त्सुयोशी के बारे में और सोचते हुए कहता है, पिछला लड़का भी लेवल 3 था जिसकी कॉम्बैट पावर 3 थी। खैर, वह सामान्य सीमा के भीतर है। त्सुयोशी एक नीली रोशनी से जगमगाते हुए कमरे के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, जहां उसका परीक्षण शुरू होने वाला है। नीली रोशनी से जगमगाते परीक्षण कक्ष के बीच खड़ा त्सुयोशी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि पिछला लड़का भी लेवल 3 था जिसकी कॉम्बैट पावर 3 थी, जो सामान्य सीमा के भीतर है। त्सुयोशी खुद को याद दिलाता है, मैं भी अब लेवल 3 पर हूं, इसलिए मुझे हीरो बनने के लिए योग्य होना चाहिए। लेकिन मेरी कॉम्बैट पावर कितनी अधिक होगी? उसे पता है कि उसे इस परीक्षण को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अपनी एकाग्रता बढ़ाते हुए वह अल्टीमेट फिजिक को सक्रिय करता है। जैसे ही वह अपनी शक्ति को जागृत करता है, उसके शरीर की नसें उभरने लगती है और उसकी आंखों से एक तेज चमक निकलने लगती है। वह अपना हाथ मापन उपकरण मेजरमेंट डिवाइस पर रखता है। उपकरण से पीपीपीपी की तेज आवाजें आने लगती है और पूरा कमरा लाल रोशनी से भर जाता है। अचानक एक जोरदार धमाका और कंपन महसूस होता है। बाहर खड़ा अधिकारी घबराकर चिल्लाता है, क्या यह भूकंप है? उपकरण की स्क्रीन पर नंबर तेजी से बढ़ने लगते हैं और पूरा सिस्टम दबाव के कारण लाल बिजली के झटकों से भर जाता है। अंत में स्क्रीन पर एक अविश्वसनीय संख्या उभरती है, 5400। मापन परिणाम घोषित किए जाते हैं। लेवल 3 कॉम्बैट पावर 5400। यह घोषणा की जाती है कि लेवल 3 हीरो की कॉम्बैट पावर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। त्सुयोशी अब लेवल 3 हीरो कॉम्बैट पावर में नंबर 1 पर है,
जबकि दूसरे स्थान की कॉम्बैट पावर केवल 930 है। अधिकारी यह देखकर दंग रह जाता है और अपनी हैरानी जताते हुए कहता है, 5400। यह उस पिछले लड़के से 10 गुना ज्यादा है। सुयोशी का दृढ़ संकल्प और उसकी मेहनत रंग लाई है, और वह अब एक साधारण हीरो नहीं। मुझे लगा था कि मुझे थोड़ा मजबूत शरीर मिला है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, चाहे जो भी हो, सब कुछ योजना के अनुसार ही है। मैं सबसे शक्तिशाली बनने का लक्ष्य रखूंगा। सुयोशी के मन में एक और जिज्ञासा है। वह डिवाइन किंग्स हैमर की शक्ति के बारे में जानना चाहता है। जैसे ही वह इसे आजमाने की सोचता है, उसके हाथ में बिजली जैसी नीली रोशनी कौंधने लगती है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आता है। सूचना, अपर्याप्त लेवल और अन्य स्थितियों के कारण डिवाइन किंग्स हैमर की वास्तविक क्षमता को उजागर नहीं किया जा सकता है। इसे जबरदस्ती रिलीज करने से भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होगी। रिलीज की अवधि 1 सेकंड। सुयोशी यह देखकर सोचता है, तो मेरी वर्तमान स्थिति में मैं केवल 1 सेकंड ही संभाल सकता हूं। खैर, मशीन के लिए कॉम्बैट पावर का अंदाजा लगाने के लिए 1 सेकंड का समय पर्याप्त होना चाहिए। देखते हैं कि इसे मेरी कॉम्बैट पावर कितनी बढ़ती है। वह खुद को तैयार करते हुए कहता है, ठीक है, इसे एक मौका देते हैं। वह मापन उपकरण पर अपना हाथ रखता है और डिवाइन किंग्स हैमर की शक्ति को मुक्त करता है। उसकी आंखों में तेज चमक आ जाती है और शरीर की नसें जोर से खींचने लगती है। सिस्टम नोटिफाई करता है, सूचना, डिवाइन किंग्स हैमर की शक्ति मुक्त कर दी गई है। रिलीज की अवधि 1 सेकंड। अगले ही पल सुयोशी दर्द और थकान से कराह उठता है। उफ, मेरे पूरे शरीर की ऊर्जा एक पल में खत्म हो गई है। उसके शरीर से ऊर्जा की ऐसी लहरें उठीं कि पूरा परीक्षण कक्ष दहल गया। उस भीषण ऊर्जा के दबाव के बावजूद सुयोशी चिल्लाया, जल्दी करो और इसे मापो। मुझे बताओ कि मेरी कॉम्बैट पावर कितनी बड़ी है। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी और वह पूरे जोर से मापन उपकरण को पकड़े हुए था। तभी कमरे के बाहर और शहर की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। अचानक आसमान से एक विशाल बिजली का घेरा बना और वह सीधे B.T.G की इमारत पर गिरा। शहर की ऊंची इमारतों के बीच रहने वाले लोग घबरा गए। किसी ने हैरानी से पूछा, क्या यह भूकंप है? तो कोई आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाया, आसमान को देखो, क्या हो रहा है? परीक्षण कक्ष के भीतर मापन उपकरण बेकाबू हो गया। लाल रंग की बिजली के झटके स्क्रीन पर दौड़ने लगे और सिस्टम चेतावनी देने लगा, एनर्जी ओवरलोड, मापने में असमर्थ। सुयोशी की अपार शक्ति ने उपकरण की क्षमता को ही पार कर दिया था। भारी कंपन और बिजली के कड़कने की आवाजों के साथ उस पूरी इमारत के ऊपर से एक नीली रोशनी का स्तंभ आसमान की ओर फूट पड़ा। देखते ही देखते पूरे इलाके में गहरी खामोशी और अंधकार छा गया, जैसे कोई बहुत बड़ी घटना अभी अभी घटी हो। परीक्षण केंद्र के भीतर से एक अधिकारी बदहवास होकर बाहर की ओर भागता है और चिल्लाते हुए निर्देश देता है, ब्लैकआउट के कारण टेस्ट को स्थगित कर दिया गया है, तुरंत बाहर निकलें। तभी उसकी नजर परीक्षण कक्ष के दरवाजे पर टिके एक व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति सुयोशी है, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी है। डिवाइन किंग्स हैमर की शक्ति ने उसकी पूरी ऊर्जा सोख ली है, जिससे उसका शरीर सूखकर कंकाल जैसा और चेहरा बूढ़ा नजर आ रहा है। उसे इस हालत में देखकर अधिकारी बुरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाता है, कौन हो तुम? सुयोशी लड़खड़ाते हुए वहां से आगे बढ़ता है और उफ कहकर अपना दर्द दबाता है। वह गलियारे से गुजरते हुए मन ही मन सोचता है, मैंने इसे कमा का था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1 सेकंड में मेरी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। जब तक मैं उचित शक्ति प्राप्त नहीं कर लेता, मुझे डिवाइन किंग्स हैमर का उपयोग करने से बचना चाहिए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसका शरीर धीरे धीरे वापस सामान्य होने लगता है। उसके चेहरे पर एक गहरी और शातिर मुस्कान आ जाती है। वह गर्व के साथ अपनी ID कार्ड को गले में लटकाए हुए कहता है, लेकिन कम से कम अब मैं आधिकारिक तौर पर एक हीरो हूं। उसका अगला पड़ाव ट्रेनिंग ग्राउंड है, जो एक बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम जैसा है। वहां सभी नए हीरो प्रशिक्षण के लिए कतार में खड़े हैं। तभी उनके सामने एक सफेद बालों वाला गंभीर व्यक्ति आता है और अपना परिचय देता है, मैं गेया हूं, वह हीरो जो आपके प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। निर्देश कठिन होंगे, लेकिन आपको तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी। सुयोशी अब अपने नए जीवन और कठिन चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है। गेया, जिसका स्तर 9 है और वह एक योद्धा है जिसकी युद्ध शक्ति 1200 है, नए उम्मीदवारों के सामने खड़ा होकर कड़े स्वर में कहता है, निर्देश कठिन होंगे। सभी उम्मीदवार एक साथ जोश में चिल्लाते हैं, जी सर। भीड़ में खड़ा सुयोशी गिया के आंकड़ों को देखकर सोच में पड़ जाता है। वह हैरान है कि लेवल 9 पर पहुंचने के बाद भी गिया की कॉम्बैट पावर केवल 1200 है। वह मन ही मन सोचता है, लेवल 9 पर केवल 1200 कॉम्बैट पावर? मुझे आश्चर्य है कि जब मैं लेवल 9 पर पहुंचूंगा तो मेरी युद्ध शक्ति कितनी होगी। दूसरी ओर गिया इन नए रंगरूटों को प्रशिक्षण देने के काम से खुश नहीं है। वह चिढ़ते हुए सोचता है, नवागंतुकों के प्रशिक्षण का जिम्मा सौंपा जाना। इस मामूली काम को करने के बजाय मैं डी रैंक कालकोठरी, डी रैंक डंजियन की खोज करना पसंद करूंगा। फिर वह ऊंची आवाज में घोषणा करता है, आप सभी कल एक डी रैंक कालकोठरी में प्रवेश करेंगे। यह सुनकर सभी प्रशिक्षु बुरी तरह चौंक जाते हैं।
मलबे और तनाव के बीच उनकी चीख निकल जाती है, क्या? और वे आपस में चर्चा करने लगते हैं, हम इतनी जल्दी कालकोठरी में जा रहे हैं। उम्मीदवार घबराए हुए और पसीने से तरबतर होकर सवाल करने लगते हैं। एक प्रशिक्षु पूछता है, क्या पहले एक हफ्ते का बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए? वही दूसरा कहता है, क्या हमें कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले अपने व्यवसायों, ऑक्यूपेशंस का फैसला नहीं कर लेना चाहिए? उनकी बातें सुनकर गिया के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है। उसकी एक आंख चमकने लगती है और वह गुस्से में चिल्लाकर दोहराता है, बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण? गिया का सख्त रवैया देखकर यह साफ है कि इन नए हीरोज के लिए आगे का रास्ता बहुत खतरनाक होने वाला है। गैया गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। अब जब आप हीरो बन गए हैं तो आप वास्तविक युद्ध के माध्यम से अपने कौशल को निखारेंगे। वह सभी नए प्रशिक्षुओं को कड़ी चेतावनी देता है कि उसका काम करने का तरीका यही है। वह कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि प्रशिक्षण बहुत सख्त होगा। यदि तुम तालमेल नहीं बिठा सकते तो चले जाओ। समझ गए? सभी प्रशिक्षु घबराकर एक साथ जवाब देते हैं, जी सर, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस आदेशों का पालन करना होगा। सुयोशी यह सब देखकर मन ही मन सोचता है कि यह सिर्फ गैया का गुस्सा निकालने का तरीका है। आखिर एक हीरो भी तो इंसान ही होता है। खैर, उसे इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसका ध्यान तो कहीं और ही है। वह एक खूबसूरत चेहरा याद करते हुए मुस्कुराता है और खुद से कहता है, आखिरकार मेरे लिए एक लेवल बेहतर की बीस्ट गर्ल इंतजार कर रही है। वह अपनी अगली योजना के बारे में सोचकर उत्साहित है। वह जानता है कि एक बार बाउंडलेस पैसेज का कूलडाउन खत्म हो जाने पर वह वापस दूसरी दुनिया में चला जाएगा। रात के समय सुयोशी के अपार्टमेंट में टीवी पर खबरें चल रही है कि आज रात लगभग 7 बजे आए भूकंप के कारण शहर के कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई है, लेकिन सौभाग्य से भूकंप से किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सुयोशी अपने कमरे में आराम से बैठा है और कहता है, ठीक है, अब रास्ते का कूलडाउन खत्म हो गया है। दूसरी दुनिया में वापस जाने का समय आ गया है। मैं वहां और ताकतवर बनूंगा, अपना काम चुनूंगा और जरूरी सामान इकट्ठा करूंगा। वह अपने हाथ की सुनहरी अंगूठी को देखता है जो धीरे धीरे चमकने लगती है। वह आत्मविश्वास से कहता है, खुल जाओ, बाउंडलेस पैसेज। अंगूठी से तेज रोशनी निकलती है और उसे फिर से उस जादुई दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। आसमान से चमकते हुए टुकड़े नीचे गिर रहे थे और चारों ओर एक रहस्यमय रोशनी फैली हुई थी। धीरे धीरे वह दृश्य बदला और सामने चांद की चांदनी में नहाए हुए ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे। तभी एक युवक की आंखें खुली और वह खुद को एक पथरीली जमीन पर लेटा हुआ पाकर बुदबुदाया, तो मैं यहाँ फिर से वापस आ गया हूँ। यहाँ का नजारा अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस समय था। वह उठकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। वह हैरानी से बोला, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी वैसे ही हो गए हैं जैसे मैंने पहली बार पहने थे। उसे बात समझ आने लगी थी और उसने मन ही मन सोचा, मैं समझ गया। एक बार जब आप इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो समय और उपकरण दोनों अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं। तभी अचानक एक लड़की की आवाज गूंजी, क्या बात है मास्टर, क्या कोई परेशानी है? युवक अचानक सामने का नजारा देख सकता गया और उसके चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई। उसने खुद को संभालते हुए सोचा, वो मैं तो इस बड़ी चीज के बारे में लगभग भूल ही गया था। उसने फौरन जवाब दिया, नहीं, कुछ भी नहीं। युवक ने बड़े जोश के साथ अपनी मुट्ठी भींची और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे चलो अब लेवल बढ़ाना शुरू करते हैं। रास्ता दिखाओ। उसकी उत्सुकता देखकर वह लड़की खुशी से झूम उठी और अपना हाथ हवा में लहराते हुए बोली, मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आप इतने उत्सुक हैं मास्टर। उसने आगे की योजना बताते हुए कहा, पास ही में लेवल 3 के गॉब्लिन का एक घोंसला है। पहले वहां अभ्यास करने के बारे में क्या ख्याल है? लड़की ने युवक को उन खतरों के प्रति सचेत किया जो वहां छिपे थे। गोब्लिनों की घुनघली आकृतियों की ओर इशारा करते हुए उसने गंभीरता से कहा, भले ही वे केवल लेवल 3 के हैं, लेकिन वे गोब्लिन चालाक, कामुक और संख्या में बहुत अधिक है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर युवक थोड़ा असहज हो गया और पसीने की बूंदों के साथ बुदबुदाया, अगर वे कामुक है तो वह तुम हो जिसे सावधान रहने की जरूरत है। युवक ने फिर गहरी सांस ली और अपने आसपास के माहौल को महसूस करते हुए सोचा, आह गोब्लिन, अब यह दुनिया एक असली काल्पनिक दुनिया, फैंटेसी वर्ल्ड जैसी लगने लगी है। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम के क्या प्रभाव होंगे। अंत में उसने अपना मन पक्का कर लिया और जोश से भरकर कहा, ठीक है, यह तय रहा। पहला लक्ष्य गोब्लिन है। रात के सन्नाटे में पहाड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। युवक और लड़की झाड़ियों के पीछे छिपकर आगे बढ़ रहे थे। लड़की ने फुसफुसाते हुए चेतावनी दी, सावधान रहें कि गोब्लिन सेंट्रीज की नींद न खुले। तभी युवक ने लड़की की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, तुम लेवल बेहतर की हो, तुम्हें तो उन्हें आसानी से हरा देना चाहिए, है न? युवक के सामने एक नीली जादुई स्क्रीन चमक रही थी जिस पर लिखा था, लेवल बेहतर, पेशा योद्धा, युद्ध शक्ति 630,000। उसने मन ही मन सोचा, इसकी युद्ध शक्ति 630,000 है। यह वाकई प्रभावशाली है।
जैसा कि लेवल 72 से उम्मीद थी, अचानक लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपको मेरा लेवल कैसे पता? युवक ने मुस्कुराते हुए बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, तुम्हें पता है, मैं ऐसे ही तुम्हारा मास्टर नहीं हूं। वह जारियों के पीछे छिपकर गोबलिनों पर नजर रखे हुए था। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और लड़की से कहा, वैसे क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि एक उच्च स्तर हाई लेवल का नायक कैसे लड़ता है? लड़की ने उसकी ओर देखा और एक जरूरी नियम समझाते हुए कहा, लेकिन अगर मैं आपके साथ मिलकर लड़ती हूं तो आप कोई भी अनुभव अंक एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारे लेवल के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। युवक यह सुनकर थोड़ा चौंक गया और अपना सिर खुजलाते हुए बोला, क्या ऐसा भी कोई नियम है? लेकिन मैं तो तुम्हें एक्शन में देखना चाहता था। लड़की उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा गई और मुस्कुराते हुए बोली, एक्शन में? आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं इसे एक मौका देती हूं। वह धीरे से अपनी जगह से उठी और सचेत करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है कि इससे कितनी मदद मिलेगी, लेकिन ध्यान से देखना। अचानक माहौल बदल गया और लड़की की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाई, ये रही मैस। वह बिजली की गति से आगे बढ़ी। अगले ही पल एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई और रोशनी की एक लकीर अंधेरे को चीरते हुए गोबलिनों की गुफा की ओर बढ़ी। गोबलिन कुछ समझ पाते उससे पहले ही लड़की ने अपनी घातक तकनीक इंस्टेंट स्टेप स्लैश का इस्तेमाल किया। चारों ओर खून के फव्वारे छूटने लगे और पलक झपकते ही वहां मौजूद गोबलिन ढेर हो गए। लड़की ने एक झटके में गोबलिन पर हमला किया और बिजली की गति से उसे काट दिया। युवक यह देखकर दंग रह गया और उत्साह से तालियां बजाते हुए बोला, वाह, यह एक लेवल 72 योद्धा की फुर्ती है, बहुत ही शानदार। अपनी तारीफ सुनकर लड़की मुस्कुराई और कृतज्ञता से बोली, आप बहुत दयालु हैं। मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देती हूं, चाहे विरोधी कम लेवल का ही क्यों न हो। मुझे उम्मीद है कि यह मददगार रहा होगा। युवक अभी भी उस हमले के प्रभाव में था। उसने हंसते हुए कहा, वाकई यह बहुत मददगार था। वैसे क्या तुम मुझे वह तकनीक सिखा सकती हो जो तुमने अभी इस्तेमाल की थी? लड़की ने उसे समझाते हुए धीमे स्वर में कहा, इंस्टेंट स्टेप स्लैश उच्च स्तरीय योद्धाओं के लिए एक कौशल है, इसलिए यह अभी आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा आपने अभी तक अपना पेशा भी तय नहीं किया है ना? युवक ने मुस्कुराकर आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक योद्धा ही बनूंगा। आखिरकार तुम जो मेरे साथ हो। मेरे साथ एक लेवल 72 योद्धा के होने से पेशे की अनुकूलता की चिंता किए बिना कौशल की नकल करना आसान होगा। हालांकि उसने मन ही मन सोचा कि चूंकि वह अभी डिवाइन किंग्स हैमर का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक वैकल्पिक हथियार ढूंढना होगा। तभी एक जादुई सूचना चमकी, नोटिफिकेशन, आपने योद्धा पेशे को चुन लिया है। युवक की स्थिति अब बदल चुकी थी और वह लेवल 3 का त्सुयोशी सुकीशिरो बन गया था, जिसकी युद्ध शक्ति 540 थी। उसकी पसंद जानकर लड़की भावुक हो गई और उसने शर्माते हुए कहा, आपने मेरी वजह से योद्धा बनना चुना। मैं पक्का करूंगी कि आपके काम आ सकूं। मैं लेवल बढ़ाने में आपकी मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। सबसे पहले चलिए योद्धाओं के लिए कुछ उपकरण इकट्ठा करते हैं। उसने युवक का हाथ थाम लिया, जिससे वह युवक सकपका गया और उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। उसने मन ही मन सोचा, यह कितनी दयालु दुनिया है। तभी अचानक गुफा के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, अरे, यह शिफ्ट बदलने का समय है। जैसे ही कुछ गोबलिन बाहर निकले, वे वहां जमीन पर अपने साथियों की लाशें पड़ी देखकर ठिठक गए। एक गोबलिन घबराकर चिल्लाया, वाह, कोई घुसपैठिया। सामने लेवल 3 के गोबलिन खड़े थे, जिनकी युद्ध शक्ति 420 थी। उन्हें देखकर युवक ने शांत भाव से अपनी साथी की ओर मुड़कर कहा, ऐसा लगता है कि मुझे इन लोगों से खुद ही निपटना होगा। युवक ने हाथ बढ़ाते हुए लड़की से कहा, मुझे एक खंजर उधार दो। कुछ ऐसा है जिसे मैं आजमाना चाहता हूं। जैसे ही उसने खंजर थामा, उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठा, सूचना, सिल्वर डैगर से लैस उधार लिया गया। लड़की यह देखकर डर गई और युवक को रोकने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, मास्टर। अपने ही लेवल के दुश्मन से सीधे मुकाबला करना थोड़ा, लेकिन युवक के इरादे पक्के थे। उसने खंजर की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, मैंने अभी तक हेवन शेकर की शक्ति का पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया है। तुम लोग मेरे गिनीपिग परीक्षण के पात्र बनोगे। घबराते हुए अपनी सांसें बटोरते हुए वह युवक खुद को तैयार करता है। अचानक वह पूरी ताकत के साथ हवा में उछलता है और चिल्लाते हुए नीचे की ओर हमला करता है। उसके सामने मौजूद लेवल 3 कॉम्बैट वाले शक्तिशाली गोबलिन्स पर वह भारी पड़ता है। उसके हमले की गूंज चारों तरफ फैल जाती है और वह अपनी हेवन शेकर तकनीक का इस्तेमाल करके जमीन को हिला देता है। इस जोरदार प्रहार से 420 की कॉम्बैट पावर वाला वह राक्षस ढेर हो जाता है। पास खड़ी एक लड़की यह सब देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है। उसकी आंखों में गहरी हैरानी है और वह मन ही मन सोचती है, समान स्तर के गोबलिन्स को एक ही पल में हरा देना, इनके खिलाफ तो 6 लोगों की एक पूरी टीम को भी संघर्ष करना पड़ता।
मैदान में खड़ा युवक अपनी जीत पर मुस्कुराता है। उसे लगातार अनुभव अंक EXP+ मिल रहे हैं। वह जोश के साथ कहता है, यह तो उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान लग रहा है। अब मैं बाकी बचे गोब्लिन्स का भी सफाया कर दूंगा। वह अपने डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम की क्षमताओं से काफी प्रभावित है और खुद से वादा करता है कि रात खत्म होने से पहले वह लेवल 4 तक पहुंच जाएगा। उसके पास फिलहाल एक सिल्वर डैगर है जिसे उसने उधार लिया है और उसकी जादुई स्क्रीन दिखाती है कि उसने अब तक 50/3000 अनुभव हासिल कर लिया है। वह अपने अगले शिकार की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। लड़की ने माफी मांगते हुए कहा, असुविधा के लिए मुझे खेद है। अभी के लिए कृपया इसे एक हथियार के रूप में उपयोग करें। उसने जमीन पर पड़ा एक पुराना डंडा उठाया। वह एक गोब्लिन का डंडा था, जिसे देखकर लड़के के सामने एक स्क्रीन चमक उठी। उस पर लिखा था, लेवल 3, व्यवसाय, योद्धा, हथियार, घिसा हुआ लकड़ी का डंडा, कौशल, कोई नहीं, और रेप्लिकेटेड स्किल, हेवन शेकर। उसने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ डंडा हवा में लहराया और कहा, चिंता मत करो, एक गोब्लिन का डंडा भी इतना बुरा नहीं है। पास ही खड़ी बिल्ली जैसे कानों वाली लड़की ने हैरानी और थोड़ी घबराहट के साथ उसकी ओर देखा। उसके सामने अनुभव की एक और स्क्रीन आई जिसमें अनुभव 50/3000 दिख रहा था। वह लड़की उसे टोकते हुए बोली, हमें जल्दी करनी चाहिए और कुछ बुनियादी उपकरण इकट्ठा करने चाहिए। मास्टर, आपके वर्तमान गियर से लगभग कोई सुरक्षा नहीं मिलती। लड़का थोड़ा गंभीर हुआ और उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उसने सोचते हुए खुद से कहा, वाकई, उचित उपकरणों के बिना मैं हमलों के प्रति पूरी तरह से असुरक्षित रहूंगा। जैसे ही उसने अपने शरीर की ओर देखा, उसके सामने एक स्टेटस विंडो आ गई जिस पर लिखा था, वर्तमान उपकरण बचाव 0। उसने डंडे को मजबूती से पकड़ा और ठान लिया, मुझे न केवल एक हथियार बल्कि कवच की भी आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हुए उसने विचार किया, वैसे मैंने पहले डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री पर थोड़ा शोध किया था। तभी उसके दिमाग में उस विशेष इन्वेंट्री की जानकारी चमक उठी। डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री एक ऐसा स्थान है जो केवल व्यक्ति की चेतना में मौजूद होता है, जिसे वास्तविक दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान स्लॉट संख्या 2। यह जानकर वह काफी प्रभावित हुआ और उसने सोचा, दिलचस्प है। जानकारी के अनुसार सामान्य आइटम स्टोरेज के विपरीत डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री में रखी गई वस्तुओं का उपयोग दोनों दुनियाओं, मूल दुनिया और वैकल्पिक दुनिया में किया जा सकता है। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रचकर इसे गहराई से समझा। उसके सामने उसका पूरा स्टेटस पैनल खुल गया, जिसमें उसका नाम सुयोशी सुकिशिरो और कॉम्बैट पावर 5400 दिखाई दे रही थी। रेप्लिकेटेड स्किल में हेवन शेकर चमक रहा था और उसकी इन्वेंट्री के 2 स्लॉट में से एक में अब वह हथियार सुरक्षित था। उसने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री को देखा और खुद से कहा, अभी के लिए केवल 2 स्लॉट है और हथौड़े ने एक को घेर रखा है, इसलिए केवल एक स्लॉट बाकी है। उसे समझ आया कि डिवाइन कॉन्शियसनेस एक उपकरण की तरह है जो प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ता है और व्यक्ति की क्षमताओं से भी प्रभावित होता है। लेवल बढ़ने पर इसके स्लॉट का विस्तार होगा। वह सोच में पड़ गया कि स्लॉट कैसे बढ़ाए जाएं, क्योंकि वह हथौड़े से छुटकारा भी नहीं पा सकता था और केवल एक खुला स्लॉट होना असुविधाजनक था। उसने विचार किया कि दोनों दुनियाओं में उपकरणों का एक पूरा सेट 5 भागों में विभाजित है, सिर, हाथ, घर, जांघें और पैर। तभी उसके साथ चल रही बिल्ली जैसे कानों वाली लड़की ने पीछे मुड़कर पूछा, मास्टर, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? सुयोशी उसे अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसके मन में ख्याल आया, पशु कानों वाली लड़कियां वास्तव में अनूठा आकर्षण रखती है। मुझे आश्चर्य है कि इस दुनिया में और किस तरह की प्रजातियां मौजूद है। जब लड़की ने उसे टोकते हुए देखा, तो उसने बात घुमाते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है, मैं बस यह देख रहा था कि क्या तुम अभी भी मेरे पीछे आ रही हो। वे अपनी राह पर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक लड़की के चेहरे पर घबराहट छा गई और वह चिल्लाई, मास्टर, आपके पीछे। सुयोशी चौंक कर पीछे मुड़ा और उसके मुंह से निकला, उनके सामने अचानक 3 भयानक गोब्लिन प्रकट हुए जो लेवल 4 के थे। वे अजीब हंसी के साथ उन पर झपटे और उनमें से एक चिल्लाया, घुसपैठिया, एक औरत। हे। सुयोशी और वह लड़की हमले के लिए तैयार होने ही वाले थे कि गोब्लिन बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। जैसे ही लेवल 4 के गोब्लिन ने हमला किया, सुयोशी झटके से पीछे हटा और वह बिल्ली जैसे कानों वाली लड़की फुर्ती से उसके आगे आ गई। उसने अपनी तलवार संभालते हुए सुयोशी को चेतावनी दी, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, गोब्लिन और भी शक्तिशाली होते जाएंगे, सतर्क रहें। सुयोशी ने उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मिलने वाले अनुभव अंक, एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी बढ़ेंगे? लड़की ने उसे पीछे हटने का इशारा करते हुए दृढ़ता से कहा, दखल मत दो, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे अनुभव नहीं मिलेगा। लेकिन सुयोशी रुकने वाला नहीं था। उसने डंडा कसकर पकड़ा और चिल्लाया, ओह, तुम बेवकूफ। उसने पूरी ताकत से अपने डंडे को हवा में घुमाया और गरजते हुए हमला किया, इसे झेलो। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन से पत्थर के टुकड़े उड़ने लगे। सुयोशी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने अपने डंडे से गोब्लिन पर घातक प्रहार किया। सुयोशी का डंडा सीधे गोब्लिन के शरीर के आर पार हो गया, जिससे एक भीषण प्रभाव पैदा हुआ और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया।
लड़ाई खत्म होते ही सुयोशी के सामने उसकी स्टेटस स्क्रीन चमक उठी। उस पर लिखा था लेवल 3, व्यवसाय, योद्धा, हथियार, घिसा हुआ लकड़ी का डंडा, क्षतिग्रस्त, रेप्लिकेटेड स्किल, हेवन शेकर, कौशल, कोई नहीं। गोब्लिन के ढेर हुए शरीरों से अनुभव के अंक हवा में तैरने लगे और उसकी स्क्रीन पर अनुभव बढ़कर 150/3000 हो गया। सुयोशी ने लंबी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों को देखा। वह पसीने से तरबतर था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी बढ़ती ताकत को देखकर एक गहरी सोच और हैरानी साफ झलक रही थी। अपनी हथेलियों को गौर से देखते हुए सुयोशी ने सोचा कि दुश्मन का स्तर जितना ऊंचा होगा, आपको उतना ही अधिक अनुभव प्राप्त होगा, लेकिन यह हथियार बहुत नाजुक है। वह बिल्ली जैसे कानों वाली लड़की सुयोशी की ताकत को देखकर दंग रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि मास्टर की क्षमता में कितनी अविश्वसनीय विस्फोटक शक्ति है। लकड़ी की छड़ी के उस वार ने वह ताकत दिखाई जो मास्टर के स्तर पर संभव नहीं होनी चाहिए थी। स्तर में अंतर होने के बावजूद एक ही पल में 3 दुश्मनों को हरा देना मास्टर के लिए यह सामान्य बात है। जैसे जैसे वे गुफा की गहराई में गए, गोब्लिनों की संख्या बढ़ती गई और उनके स्तर भी ऊंचे होते गए। अनुभव अंकों का ग्राफ तेजी से बढ़कर 360/3000 पर पहुंच गया। हालांकि सुयोशी की विस्फोटक शक्ति ने उनकी संख्या को अप्रासंगिक बना दिया। वह लड़की उत्साह में झूमते हुए चिल्लाई, अद्भुत मास्टर। सुयोशी का अनुभव अब 1230/3000 तक जा पहुंचा था। उसने महसूस किया कि कौशल तो अच्छा है, लेकिन हथियार कचरा है। यह पहले से ही छठा हथियार था जो टूट चुका था। एक और गोब्लिन पर अंतिम प्रहार करते हुए सुयोशी ने खुद से कहा, वाह, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में अनुभव बोनस इतना शानदार होगा। मैं उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से मजबूत हो रहा हूं। उसने अंतिम वाला चिल्लाते हुए हमला किया। उसे याद आया कि जब वह एक क्लीनर के रूप में काम करता था, तो नायक शिकायत करते थे कि लेवल 3 और 4 के कोबोल्स से मिलने वाला अनुभव मुश्किल से 10 तक पहुंचता था। यदि आप बार बार काल कोठरी में प्रवेश नहीं करते हैं, तो लेवल बढ़ाना एक दूर का सपना होगा। इसके अलावा मूल दुनिया में हीरो एलायंस को काल कोठरी में प्रवेश करने के लिए एक पार्टी बनाने की आवश्यकता होती है, जहां अनुभव को समान रूप से विभाजित किया जाता है, जिससे यह अक्षम हो जाता है। सुयोशी अपने पुराने जीवन को याद करते हुए सोचने लगा कि वहां सब कुछ गिल्ड द्वारा ले लिया जाता है, जिससे उनके पास कुछ नहीं बचता। उसे लगा कि शायद उन्हें भी गिल्ड में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां सभी कालकोठरियों के लिए आपस में लड़ाई हो रही है। वह इस चिंता में था कि वे कभी लेवल अप कैसे कर पाएंगे, लेकिन इस नई दुनिया में वह सारा अनुभव खुद बटोर सकता था और यहाँ के राक्षस भी अधिक अनुभव प्रदान करते हुए प्रतीत हो रहे थे। अपनी आंखों में एक चमक के साथ उसने सोचा, यह अद्भुत है। उसके सामने अनुभव की स्क्रीन पर 2100/3000 अंक दिख रहे थे। वह पागलपन की हद तक उत्साहित था और उसे लगा कि वह इस दूसरी दुनिया में पागलों की तरह लेवल अप करने जा रहा है। इस गति से वह सीधे बॉस तक पहुंचने की योजना बनाने लगा। वे दोनों आगे बढ़े और अचानक एक विशाल साया उनके सामने आया। सुयोशी ने एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर गौर से देखा और खुद से पूछा, क्या वह गोब्लिन बॉस है? उसके सामने एक भयानक और घृणित दिखने वाला जीव खड़ा था, जिसकी पीठ पर ढेर सारी टेंटेकल्स जैसी जड़ें निकली हुई थीं। उसके साथ खड़ी लड़की ने डरते हुए फुसफुसाकर कहा, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बार बॉस पर अंधेरे डार्कनेस का कब्जा हो गया है। सुयोशी यह सुनकर हैरान रह गया और उसके मन में सवाल उठा, अंधेरा? क्या इस दुनिया में भी अंधेरा मौजूद है? उस भयानक जीव की लाल चमकती आंखों को देखकर सुयोशी पसीने से तरबतर हो गया। उसने गहराई से सोचा कि मूल दुनिया में भी गुफाओं में अंधेरा छिपा रहता है। क्या यह वही सत्ता हो सकती है? उस डार्क गोब्लिन को देखकर सुयोशी का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में दुख और बदले की भावना उमड़ पड़ी। उसने मन ही मन कहा, वह डार्क गोब्लिन, यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जिसने मेरे माता पिता को मार डाला था। क्या यह वास्तव में वही चीज हो सकती है? हाथ में डंडा पकड़े हुए वह पुरानी यादों और गुस्से में डूब गया, जबकि पास खड़ी लड़की उसे चिंता और घबराहट के साथ देख रही थी। एक लड़की डरते हुए कहती है कि अंधेरे के वश में आए दुश्मन बेहद भयानक होते हैं। यहाँ का बॉस लेवल 6 का है, लेकिन एक बार अंधेरे के प्रभाव में आने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वह आगे समझाती है कि अंधेरे में न केवल खौफनाक शक्ति होती है, बल्कि इसका अस्तित्व भी रहस्यों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि वह इस बॉस का सामना खुद करने का फैसला करती है, लेकिन तभी नायक उसे बीच में ही रोकते हुए चिल्लाकर कहता है, नहीं। वह पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कहता है कि चाहे अभी हो या भविष्य में कभी, वह इसे अपने हाथों से जरूर खत्म करेगा। उसे नहीं पता कि अलग अलग दुनियाओं में इस अंधेरे का क्या संबंध है, लेकिन वह उन सबको मार डालेगा। गुस्से से भरा हुआ वह चिल्लाता है कि वह उन्हें खत्म कर देगा जिन्होंने उसके माता पिता की जान ली थी। वह लड़की मास्टर कहकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने ही हाथों से बदला लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। सामने एक विशाल और डरावना डार्क गोब्लिन बॉस लेवल 6 फीट खड़ा है, जिसका मुंह खुला हुआ है और आंखों से लाल चमक निकल रही है। उसे देखते ही नायक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाता है, कमबख्त अंधेरा, तुमने करीना की जिंदगी बर्बाद कर दी, मर जाओ। अपनी पूरी ताकत बतौर वह हेवन शेकर तकनीक का इस्तेमाल करता है और हवा में उछलते हुए उस दानव पर एक जोरदार प्रहार करता है। नायक का हमला डार्क गोब्लिन बॉस पर सीधा होता है,
लेकिन वह दानव उसे जोरदार टक्कर देता है। हमले के प्रभाव से नायक दूर जाकर गिरता है और धूल का गुबार उठ जाता है। वह जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ है, उसका शरीर जख्मी है और वह दर्द से कराह रहा है। खून की उल्टियां करते हुए वह अपनी बेबसी पर गुस्सा जाहिर करता है और कहता है, धिक्कार है। तभी वह विशाल डार्क गोब्लिन बॉस अपना खौफनाक मुंह खोलता है। उसकी लंबी मांसल जीभ बाहर निकलती है और तेजी से नायक की ओर बढ़ती है। उसकी जीभ की रफ्तार और ताकत इतनी अधिक है कि वह जमीन को चीरते हुए नायक को कुचलने के लिए आगे आती है। यह देखकर लड़की घबराकर चिल्लाती है, मास्टर, आपका हथियार। वह तेजी से दौड़ती है और नायक का हथियार उसकी ओर फेंकती है। नायक बड़ी मुश्किल से संभल कर खड़ा होता है। उसकी हालत खराब है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीत का जुनून है। वह दानव की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? उसके मन में अपने माता पिता के हत्यारों और करीना के दुश्मन के प्रति प्रतिशोध की आग भड़क उठती है। वह पूरी ताकत से गरजता है, मेरे माता पिता को छीनने वाले, करीना के दुश्मन, मैं तुम जैसों के हाथों मरने से इनकार करता हूं। उसी पल उसके शरीर के भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। स्क्रीन पर एक संदेश चमकता है, अल्टीमेट फिजिक एक्टिवेशन कंप्लीट। नायक की आंखों से तेज सुनहरी चमक निकलने लगती है और उसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली सुनहरी आभा से घिर जाता है। उसकी मांसपेशियां फूलने लगती है और वह अपनी नई जागृत शक्ति के साथ एक विनाशकारी प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है कि यदि उसके पास कोई हथियार नहीं है तो उसका शरीर ही हथियार बनेगा। उसके सामने फिर से एक चेतावनी वाला संदेश चमकता है कि शक्ति का संवर्धन दाहिने हाथ पर केंद्रित है और यह अत्यधिक तनाव का अनुभव कर रहा है, इसलिए उसे सावधान रहने की जरूरत है। नायक के दाहिने हाथ की मांसपेशियां अविश्वसनीय रूप से फूल जाती है और उससे सुनहरी ऊर्जा की लपटें निकलने लगती है। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, मेरा शरीर ही हथियार होगा। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही है और चेहरे पर असीम क्रोध है। वह अपने विशालकाय दाहिने मुक्के को पीछे खींचता है, जो अब सुनहरी बिजली और ऊर्जा से भरा हुआ है। सामने डार्क गोब्लिन बॉस अपना मुंह खोलकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नायक की गति और शक्ति अब पहले जैसी नहीं है। वह पूरी ताकत झोंकते हुए चिल्लाता है, नष्ट हो जाओ, और एक विनाशकारी मुक्का सीधे उस दानव के मुंह के अंदर जड़ देता है। प्रहार इतना शक्तिशाली है कि वह गोब्लिन के शरीर के आर पार हो जाता है और एक भयानक विस्फोट होता है। चारों तरफ मलबे और ऊर्जा की लहरें फैल जाती है। हमले के जबरदस्त प्रभाव और दबाव के कारण पास खड़ी लड़की क्या चिल्लाते हुए पीछे की ओर उड़ जाती है। डार्क गोब्लिन बॉस लेवल 6 फीट का अस्तित्व उस प्रचंड प्रहार के सामने पूरी तरह बिखरने लगता है। नायक के प्रचंड प्रहार से एक जोरदार धमाका होता है। पास खड़ी लड़की सदमे में चिल्लाती है, क्या? क्योंकि हमले का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि आसपास की जमीन और हवा कांप उठती है। विस्फोट के बीच से नायक का शरीर एक तेज सुनहरी रोशनी के गोले की तरह उभरता है। जैसे जैसे रोशनी और धूल शांत होती है, वहां खौफनाक दानव का नामोनिशान मिट चुका होता है। नायक अपनी पीठ किए खड़ा है, उसका ऊपरी शरीर जख्मों और थकान से भरा है, लेकिन उसकी भंगिमा में एक विजेता का गर्व है। हवा में झूल के कण अभी भी तैर रहे हैं। तभी उसके सामने एक नीली डिजिटल स्क्रीन चमकती है, जिसमें उसका नया स्टेटस दिखाई देता है। लेवल 4, व्यवसाय, योद्धा, हथियार कोई नहीं, कौशल कोई नहीं, रेप्लिकेटेड कौशल, हेवन शेकर। इस जीत के साथ ही स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है, EXP प्लस 1000 इंच और एलिविलिटी यूपी। नायक का पूरा शरीर पसीने से तरबतर है और वह भारी सांसें ले रहा है। उसके दाहिने हाथ पर अभी भी युद्ध के निशान और भाप के बादल दिखाई दे रहे हैं। वह अपनी थकी हुई आंखों से आगे की ओर देखता है और एक हल्की मुस्कान के साथ अपने अटूट संकल्प को दोहराता है। उसकी आंखों में एक नई चमक है, क्योंकि वह दृढ़ता के साथ कहता है, मैं सारे अंधेरे को खत्म कर दूंगा। उसकी अगली मंजिल का रास्ता अब साफ है और उसका अनुभव स्कोर बढ़कर एक्सपीरियंस 0/6000 इंच हो चुका है, जो उसकी भविष्य की बड़ी चुनौतियों की ओर इशारा करता है। गुफा के भीतर का माहौल तनावपूर्ण था। जब मास्टर का हाथ बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा, तो उनकी साथ खड़ी लड़की घबराकर चिल्लाई, मास्टर का हाथ। मास्टर दर्द से कराह उठे, आह। तभी उनके सामने एक सिस्टम नोटिस चमक उठा, जिसमें चेतावनी दी गई थी, सूचना, आपका दाहिना हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया है। यदि तुरंत उपचार नहीं किया गया तो यह सड़ सकता है। मास्टर अपनी चोट को देखते हुए दर्द में मुस्कुराए और खुद से बोले, धिक्कार है, मैंने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया। तभी एक और नोटिस दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, सूचना, आप स्वतंत्र रूप से अंगों को समायोजित कर सकते हैं और अपने सबसे मजबूत शरीर को और मजबूत बना सकते हैं। चूंकि आपने अपनी सारी ऊर्जा अपने दाहिने हाथ पर केंद्रित कर दी थी, इसलिए अब वह समान ऊर्जा भार सहने में असमर्थ है। दर्द के मारे मास्टर बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें गिरता देख लड़की फिर से चिल्लाई, मास्टर। उसने तुरंत मास्टर का सिर अपनी गोद में रख लिया। मास्टर ने धीरे से कहा, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। लड़की ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चिंता न करें, मेरे पास यहाँ कुछ दवा है। उसने अपने छैले से दवा निकाली और उपचार शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद आसपास मौजूद छोटे पालतू जीव खुशी से आपस में खेलने लगे।
मास्टर अब उठकर बैठ चुके थे और उनके शरीर के चारों ओर चमकते हुए सितारे और प्लस के निशान नजर आ रहे थे। उन्होंने चैन की सांस लेते हुए कहा, वो मुझे अभी से काफी बेहतर महसूस हो रहा है। उनके शरीर से हरा प्रकाश निकल रहा था जो घाव भरने का संकेत था। उन्होंने चकित होकर सोचा कि रिकवरी की गति मूल दुनिया की दवा की तुलना में काफी धीमी है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत जबरदस्त है। शायद इस दुनिया के औषध विज्ञान का इतिहास और भी प्राचीन है। मास्टर के उठकर खड़े होते ही उनके शरीर के चारों ओर चमक फैल गई। लड़की ने ताली बजाते हुए खुशी से कहा, मुझे खुशी है कि दवा ने इतना अच्छा काम किया। मास्टर अपनी भुजाओं को तानते हुए बोले, मैं पहले से भी अधिक ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। अपनी ताकत वापस पाकर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और कहा, चलो अब अपना इनाम लेने चलते हैं। मास्टर भी जोश में चिल्लाए, वो सही कहा, मैं इनाम के बारे में तो पूरी तरह भूल ही गया था। वे गुफा के उस हिस्से की ओर दौड़े जहां पराजित दानव का विशाल शरीर पड़ा था। उसी समय मास्टर के सामने एक नया सिस्टम नोटिस आया। सूचना, पुरस्कार जोड़ दिए गए हैं। इस गुफा में किसी बॉस को नष्ट करने का सबसे कम समय का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। वर्गीकरण को आंशिक इनाम से बढ़ाकर सेट इनाम कर दिया गया है। मास्टर उस चमकती हुई स्क्रीन को गौर से देख ही रहे थे कि तभी लड़की एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गई और चिल्लाकर बोली, वहां खजाने का संदूक है और यह एक डार्कनेस ट्रेजर चेस्ट भी है। मास्टर हैरान रह गए और खुद से सवाल करने लगे, पुरस्कार जोड़ दिए गए, डार्कनेस ट्रेजर चेस्ट? उन्होंने संदूक की दुर्लभता के बारे में सोचते हुए कहा, डार्कनेस टाइप के उपकरण यहाँ अत्यंत दुर्लभ है। वे इस तरह की चीजें हैं जो नीलामी में भी शायद ही कभी मिलती है। मास्टर ने मलबे के नीचे दबे उस सुनहरे और रहस्यमयी संदूक को अपने हाथों से छुआ। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने राहत और गर्व के साथ कहा, मेरी सारी कड़ी मेहनत और आखिरकार मुझे यह इनाम मिल ही गया। वह अपनी मेहनत के फल को पाकर बेहद संतुष्ट नजर आ रहे थे। मास्टर ने चमकते हुए खजाने के संदूक को बड़े प्यार से सहलाया और खुशी से भरकर बोले, आह, यह दुनिया कितनी आनंदमयी है। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसके भीतर से एक तेज रोशनी निकली। तुरंत एक सिस्टम नोटिस सामने आ गया। सूचना, आपको डार्क गोब्लिन सेट प्राप्त हुआ है। लड़की यह देखकर चकित रह गई और उत्साह में कहा, सेट इनाम मिलना वास्तव में एक आशीर्वाद है। यह पोशाक निश्चित रूप से हमारे काम आएगी। मास्टर ने संदूक बंद किया और कुछ सोचते हुए बोले, एक सेकंड रुको। उनके मन में एक उलझन थी। उन्होंने अपनी इन्वेंट्री की जांच की और कहा, अभी मेरी इन्वेंट्री में केवल एक ही स्लॉट बचा है। सिस्टम ने उनसे सवाल किया, क्या आप इसे अपनी इन्वेंट्री में सहेजना चाहते हैं? हाँ बता नहीं। दिव्य चेतना इन्वेंट्री की स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कुल 2 स्लॉट है और केवल एक खाली बचा है। मास्टर ने स्क्रीन पर हाँ, यस के विकल्प को छुआ। उनके मन में विचार आया, मैं सोच रहा हूं कि क्या पूरा सेट आउटफिट एक ही आइटम के रूप में गिना जाता है। अगर मैं इसे इन्वेंट्री में डालता हूं तो क्या यह एक स्लॉट में फिट होगा? तभी एक और संदेश चमका, डार्क गोब्लिन सेट आपकी इन्वेंट्री में जोड़ दिया गया है। आप अपनी इच्छानुसार सेट आइटम को वापस निकाल सकते हैं। मास्टर अपनी योजना सफल होते देख मुस्कुराने लगे और बोले, वो क्या बात है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसने काम कर दिया। उनकी मुस्कुराहट देखकर लड़की थोड़ी हैरान हुई और पूछा, मास्टर आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मास्टर ने सहज भाव से जवाब दिया, वो कुछ नहीं, मैं बस सेट इनाम को देख रहा था। फिर उन्होंने अचानक उससे एक अजीब सवाल किया, वैसे क्या तुम्हें सिलाई आती है? लड़की ने बड़े आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं छोटी बच्ची थी तब से अपने कपड़े खुद सिल रही हूँ, इसलिए मेरे पास सिलाई किट भी साथ में है। रात का समय था और आसमान में एक बड़ा और चमकदार चांद दिखाई दे रहा था। मास्टर और वह लड़की घास के मैदान में साथ बैठे इस शांत नजारे का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद लड़की ने खुशी खुशी एक काले रंग की बनियान मास्टर को दिखाई और उत्साह से पूछा, मास्टर यह तैयार है, क्या यह काफी अच्छी है? मास्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ शुक्रिया। जब मास्टर ने वह बनियान पहनी तो वह उन पर एकदम फिट आई। उन्होंने अपनी नई लुक को देखते हुए हैरानी और खुशी से कहा, वाह, तुम बहुत कुशल हो। लड़की उनकी तारीफ सुनकर बेहद खुश हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे सेवा करके खुशी हुई। अब मास्टर के चेहरे पर एक गंभीरता थी। उन्होंने खुद से कहा, अब जब मैंने लेवल अप कर लिया है और मुझे अपना गियर भी मिल गया है तो अब वापस जाने का समय आ गया है। लड़की ने सुझाव दिया, हमें आज रात आराम करने और ठीक होने के लिए रुक जाना चाहिए। मास्टर ने उसकी बात मानते हुए कहा, हाँ चलो चलते हैं। रात का चांद अब शहर की ऊंची इमारतों के ऊपर चमक रहा था। अचानक एक आधुनिक घर के बेडरूम में एक सुनहरी जादुई रोशनी प्रकट हुई। मास्टर उस पोर्टल से निकलकर सीधे अपने बिस्तर पर जा गिरे। उन्होंने चैन की सांस लेते हुए कहा, आखिरकार मैं वापस आ गया। वह बुरी तरह थक चुके थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उस लड़की के साथ काफी देर तक घूमने के बाद आखिरकार उन्हें रहने के लिए एक जगह मिल गई थी। वापस आकर आराम करने से पहले उन्हें उसके सोने का इंतजार करना पड़ा था। बिस्तर पर गिरते ही उन्हें सुकून महसूस हुआ। उन्होंने संतोष के साथ मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मुझे वास्तव में बहुत सारा अच्छा सामान मिला है। थकावट के बावजूद उनके मन में उत्साह था। उन्होंने करवट बदली और खुद से कहा, मैं इस दुनिया के समय को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता।
मुझे कुछ नींद ले लेनी चाहिए। कल हम पहली बार एक गुफा केव में जाएंगे। अपनी अगली योजना के बारे में सोचते हुए उनकी आंखें भारी होने लगीं। अगले दिन शहर में सूरज की तेज रोशनी चमक रही थी। मास्टर जाग चुके थे और उनके सामने एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई दे रही थी। उस पर लिखा था, डार्क गोब्लिन सेट आपकी इन्वेंट्री में है, क्या आप इसे पहनना चाहेंगे? हाँ बटा नहीं। मास्टर ने बिना देर किए हाँ यस के विकल्प को चुना। स्क्रीन पर संदेश चमका, आपने डार्क गोब्लिन सेट पहनने का विकल्प चुना है। जैसे ही उन्होंने सेट पहना, उनकी नजरों के सामने उस पोशाक की विशेष शक्तियों का विवरण आ गया। डार्क गोब्लिन सेट विशेष कौशल, रोरिंग टेंटेकल्स। जब यह कौशल सक्रिय होता है तो एक चीख सुनाई देने वाली दूरी के भीतर सभी निम्न श्रेणी के दुश्मनों को मौके पर ही जकड़ देगी। साथ ही हाथ एक विशाल प्रेत जाल फैंटोम टेंटेकल बन जाता है जो घातक क्षति पहुंचाता है। यह देखकर मास्टर गदगद हो गए और बोले, शानदार, इसमें विशेष कौशल भी है। अंधेरे में मास्टर की आकृति एक शक्तिशाली योद्धा की तरह चमक रही थी। जब उन्होंने पूरी कवच वाली पोशाक पहनी तो उनका रूप पूरी तरह बदल गया। उन्होंने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हे, इसमें मजा आएगा। कवच से निकलने वाली लाल रोशनी उनके खतरनाक इरादों को दर्शा रही थी। हालांकि उन्हें अपनी स्थिति का भी अंदाजा था। उन्होंने शीशे में खुद को देखते हुए सोचा, लेकिन अगर मैं बाहर गया और दूसरे नायकों हीरोज ने मुझे इस पोशाक में देखा तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ऐसी अफवाहें हैं कि बहुत से नायक दूसरे लोगों को मार देंगे और उनके उपकरण चुरा लेंगे, और अगर कोई नया खिलाड़ी इस तरह के उपकरण पहनता है तो मैं निश्चित रूप से सबकी नजरों में आ जाऊंगा। परेशानी में उन्होंने सिस्टम स्क्रीन की ओर देखा, तभी उन्हें एक नया विकल्प दिखाई दिया। स्क्रीन पर लिखा था, उपकरण प्रभाव छिपाए। अपने उपकरणों को छिपाए और इसे साधारण कपड़ों जैसा दिखाए। क्या आप अपने गियर को छिपाना चाहते हैं? हाँ बता नहीं। यह देखकर वह हैरान रह गए और खुशी से बोले, ओह, इसे सामान्य कपड़ों जैसा बनाना है। बिल्कुल सही। जैसे ही उन्होंने हाँ चुना, उनका जादुई कवच धुएं की तरह गायब होने लगा और वह फिर से अपने साधारण कपड़ों में आ गए। अभी मीटिंग में कुछ मिनट बाकी थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ ब्रेड ले लेनी चाहिए। वह अपनी पैंट पहन ही रहे थे कि तभी उनके कमरे में किसी फोन के बजने की आवाज आई। फोन क्यों बज रहा है? उन्होंने ध्यान दिया कि यह वही फोन था जो उन्हें बाजार में मिला था। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई महिला की आवाज आई, हेलो, क्या आप करीना के भाई हैं? मैं चीफ नर्स बोल रही हूँ। अस्पताल में कुछ डरावने लोग आए हैं और वे करीना को ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि करीना पर उनके पैसे बकाया है। कृपया तुरंत यहाँ पहुंचें। यह सुनकर मास्टर के होश उड़ गए। उन्होंने गुस्से और हैरानी में सोचा, करीना को अस्पताल में रखने के लिए मेरे पास लोन लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वे उसे क्यों ले जाएंगे जबकि मैं वादे के मुताबिक हर हफ्ते उन्हें पैसे चुका रहा हूँ? अचानक फोन के दूसरी तरफ से चिल्लाने की आवाज आई, उसे हाथ मत लगाओ, और फिर संपर्क टूट गया। मास्टर ने चिल्लाकर कहा, उन्होंने मेरा सेल फोन ले लिया। कृपया जल्दी करो और आओ। अचानक फोन से एक अजीब सी चरचराहट की आवाज बीजेजेटी आई और संपर्क टूट गया। यह सुनकर उस युवक के चेहरे पर गहरा तनाव और गुस्सा साफ झलकने लगा। उसने गुस्से में अपना फोन दांतों तले दबाकर तोड़ दिया, जैसे वह अपनी बेबसी और जल्लाहट को काबू न कर पा रहा हो। उसके मुंह से बस इतना निकला, लानत है। उसकी आंखों में एक लाल चमक उतर आई थी और माथे पर नसों का उभार उसके चरम क्रोध को दर्शा रहा था। तभी उसके सामने एक नीली डिजिटल स्क्रीन चमकने लगी जिस पर लिखा था, एक्सपीरियंस 0/6000 फीट। वह युवक कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा, जहां उसकी पीठ पर एक और सिस्टम विंडो दिखाई दे रही थी। उसमें उसका विवरण था, लेवल 4, ऑक्यूपेशन वॉरियर, इक्विपमेंट डार्क गॉब्लिन सेट, स्पेशल स्किल रोरिंग टेंटेकल्स, वेपन नन, स्किल्स नन, रिप्लिकेटेड स्किल हेवन शेकर। दूसरी ओर अस्पताल के भीतर एक भयावह स्थिति बनी हुई थी। एक छोटी बच्ची जो चल नहीं सकती थी, व्हीलचेयर पर बेबसी से चिल्ला रही थी, कृपया मेरे भाई का इंतजार करें। रुकिए, यह भयानक है। वह डर के मारे कांप रही थी और रोते हुए कह रही थी, कृपया मुझे मत छुओ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसके सामने खड़े एक शातिर और रसूखदार दिखने वाले आदमी ने बड़े ही ठंडे और क्रूर लहजे में कहा, तुम्हें शायद अंदाजा न हो, लेकिन तुम्हें ले जाने के पीछे हमारे अपने कारण हैं। तुम्हारे भाई ने पैसे उधार लिए थे और तय समय के भीतर उन्हें नहीं चुकाया, इसलिए मैं अनुबंध के अनुसार तुम्हें ले जा रहा हूँ। वह आदमी एक कागज लहराते हुए कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। उसके मन में बेहद घिनौने विचार चल रहे थे कि उसने केवल इसलिए उस बेवकूफ को पैसे उधार दिए थे क्योंकि उसका युवा बॉस इस लड़की को पसंद करता था। उसे पता था कि इतनी सुंदर लड़की ब्लैक मार्केट में बहुत ऊंची कीमत दिलाएगी और उसका चलन पाना भी अमीर लोगों की पसंद के मुताबिक ही था। उसने सौदे के समय कुछ चालें चली थीं जिन्हें वह बेवकूफ भाई देख नहीं पाया था। वह आदमी उस बेबस बच्ची की तस्वीर देखते हुए खुद से कह रहा था कि वह एक बच्ची है, इसलिए वह उसे ले जा सकता है और जो चाहे वह कर सकता है। उस शातिर आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने सोचा कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसा पहले भी किया है।
वह बच्ची गुस्से और डर के मारे चिल्लाई, मेरा भाई कभी ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। तुमने उसे धोखा दिया है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका लहजा विरोध से भरा था। वह आदमी लापरवाही से अपनी सोने की चेन ठीक करते हुए बोला, तुम्हारे भाई का साप्ताहिक भुगतान ब्याज चुकाने के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त है। वह मुझे मूलधन कब वापस करने वाला है? उसने अचानक आगे बढ़कर उस बच्ची का चेहरा अपने हाथ से कसकर पकड़ लिया और धमकी भरे लहजे में कहा, सच तो यह है, अगर तुम हमारे साथ प्यार से चलती हो तो हम तुम्हारे साथ नरमी बरतेंगे, लेकिन अगर तुम मना करती हो तो फिर कोई गिला शिकवा मत रखना, ठीक है? उसके चेहरे पर एक खौफनाक और काली मुस्कान थी जिसने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। अस्पताल की दीवार और दरवाजा किसी भारी चीज से टकराकर चकनाचूर हो गए। धूल और मलबे के बीच से एक साया उभर कर आया। वह वही युवक था जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। वहां मौजूद लोग इस अचानक हुए हमले से सन्न रह गए और किसी ने हैरानी से पूछा, यह कौन है? वह युवक अपने पूर्ण क्रोध में खड़ा था। उसकी मांसपेशियों में खिंचाव था और उसके चेहरे पर प्रतिशोध का भाव था। उसने अपनी गरजती हुई आवाज में उन लोगों की ओर देखते हुए केवल इतना कहा, तुम लोग खुद को तैयार कर लो।